है, वो पूरा का पूरा हमने डेप्थ में डिस्कस किया। तो आज हम अगेन स्टार्ट कर रहे हैं। अभी सेफ्टी बहुत हो गया, अभी हम लोग एक इक्विपमेंट, क्या क्या इक्विपमेंट यूज होते हैं उसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आईक्यूआई कैसे, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से आईक्यूआई हमको यूज करना चाहिए, और कैसे आईक्यूआई क्या दिखाता है, सेंसिटिविटी कैसे दिखाता है फिल्म के अंदर, और हम लोगों को एक्सेप्ट करना है कि पहले तो फिल्म में एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट कैसे करना है। वो मैं डिसकंटिन्यूटी की बात नहीं कर रहा हूं, जो डिसकंटिन्यूटी आएगा, लेको फ्यूजन, लेको पेनिट्रेशन, टंगस्टन इंक्लूजन, वो सब चीज की बात नहीं की। सबसे पहले तो आपको फिल्म कैसे एक्सेप्ट करना है, वो डेंसिटी का लिमिट क्या होता है, वो सब चीज आज हम पूरा का पूरा डेप्थ में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14, स्पेशलाइज्ड रेडियोग्राफिक इक्विपमेंट। ठीक है, उसमें है पहला है स्क्रीन। स्क्रीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। स्क्रीन स्क्रीन के तीन टाइप है, लीड फॉइल स्क्रीन, फ्लोरोसेंट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन एंड फ्लोरोमेटालिक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। तो आजकल हम फैब्रिकेशन इंडस्ट्री में हम अगर काम कर रहे हैं तो हम लोगों को जनरली यूज होता है लीड फॉइल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। ठीक है, तो ये तीन टाइप का हमारा, थ्री टाइप्स ऑफ रेडियोग्राफिक स्क्रीन दैट एनेबल टू यूज द रेडिएशन बीम मोर इफेक्टिवली, मोर इफेक्टिव लेने के लिए हम लोग तीन ए यूज करते हैं। इसमें पहला है लीड फॉइल स्क्रीन। लीड फॉइल स्क्रीन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, सबसे बीचों बीच में जो मैं ये रेड कलर कर रहा हूं वो हमारा फिल्म है। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखो ये फिल्म है, ये है फिल्म। इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर जस्ट लगाया हुआ है दूसरा कलर का मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये दूसरा कलर का है, वो दोनों है लीड स्क्रीन फ्रंट एंड लीड स्क्रीन बैक, ऐसा बोला जाता है। ऊपर का एक लीड स्क्रीन, नीचे का एक लीड स्क्रीन, और उसके बाद उसके ऊपर जो है वो कार्डबोर्ड रहता है, वो आपको देखना है कार्डबोर्ड। ये सब चीज इसके लिए इंतजाम होते हैं, बहुत सारी इसके रीजन है। ऊपर का लीड स्क्रीन का क्या काम है, नीचे का लीड स्क्रीन का क्या काम है, ये कार्डबोर्ड क्यों लगाया जाता है, और इसके ऊपर कास्टल भी आता है वो क्यों लगाया जाता है, वो एक एक डेप्थ में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अभी। देखो लीड स्क्रीन जो है, लीड फॉइल स्क्रीन बोलते हैं, लीड फॉइल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन भी बोलते हैं, और कंसिस्ट द थिन लीड शीट। पहले तो लीड शीट लगाया जाता है, उसके ऊपर भी नीचे भी। एक मिनट रुकिए, मैं आपको दिखा देता हूं, जो लोग ऑफलाइन है उन लोगों के लिए। देखो ये जो है ये स्क्रीन है, ठीक है, ये स्क्रीन है, इसको ऊपर भी लीड रहता है, नीचे भी लीड रहता है। नीचे का जो है वो थिकनेस ज्यादा होता है, ऊपर का है 0.05 इंच तक अगल बगल में रहता है। देखो ये है, और फिल्म जो है सबसे पहले एक्सपोज नहीं हुआ है तो ब्लैक कलर का नहीं होता है। देखो ये फिल्म कैसा है, सिल्वर टाइप का है। ठीक है, ये सिल्वर, अप्रोक्स सिल्वर, ब्लू सिल्वर टाइप का है। ठीक है, पिंक, थोड़ा बहुत पिंक टाइप का भी है। ठीक है, तो ये ऐसा स्क्रीन होता है, ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन नहीं होता। अभी उसके ऊपर भी लीड स्क्रीन लगाना है, उसके नीचे भी लीड स्क्रीन लगाना है। ये लगाने का फायदा क्या है, उसके बाद ये जो है ब्लैक कलर का कवर है, वो विजिबल जो लाइट है उसको आने नहीं देगा, इसके लिए इसको ऐसा करके अंदर फिट किया जाता है। मैं आपको अभी थोड़ा फिट करके दिखाता हूं। देखो ये ऊपर हो गया, इसके बाद ये है नीचे हो गया। ठीक है, ऐसा ये सेटअप किया जाता है। इसके बाद ये समझो ये लाइट, लाइट टाइट हो गया। लाइट, लाइट ये क्या है मेरे भाई, लाइट क्या, मैं क्यों बोल रहा हूं लाइट, या विजिबल लाइट, लाइट हो या फिर विजिबल, विजिबल लाइट, ये क्यों भाई, ये विलन है हमारा। हम लोगों को आरटी फिल्म जो है वो कौन कौन एक्सपोज कर सकता है, एक तो विजिबल लाइट, एक्सरे एंड गामा, ये तीनों का तीनों हम लोगों का ये फिल्म जो है, मैं अभी दांत में दिखा रहा हूं, वो तीनों का तीनों एक्सपोज कर सकता है। तो हम लोगों को एक्सरे और गामा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो वो एक्सपोज करेगा, वो तो हमको काम है। लेकिन ये विजिबल लाइट जो बाहर से घुस जाएगा तो वो फोकट का हमारा फिल्म को एक्सपोजर कर देगा, फिर वो फिल्म धोएंगे तो हमको फजी इमेज महसूस होगा, या तो शायद अच्छा सा महसूस भी ना हो, कुछ फिल्म ही जाटो जैसा आए। ठीक है, ओके। दूसरी बात, अभी ये फिल्म जो मैंने आपको दिखाया वो एक पुराने जमाने से रिलेट करके दिखाता हूं। पुराने जमाने में लोग फोटोग्राफर थे, एक रोल रखते थे, फोटोग्राफर में रोल आता था, कैमरा के अंदर रोल आता था, तो वो रोल का क्या होता था, अंदर घुसा देते थे, एकदम ब्लैक लाइट जब रहता था उस टाइम पे वो रोल डालता था। रोल डालने के बाद फिर कैमरा फोटो खींचता था, फिर हम लोग उसको बोलते थे कि
चलो अभी धोखे दे दो तो थोड़ी दिन में धोखे दे, लेकिन कभी कभी वो रोल एयर में ओपन हो जाता था। तब इसका मतलब क्या हुआ, जब एयर में ओपन हो जाना मतलब विजिबल लाइट उसके ऊपर पड़ जाता था तो पूरा का पूरा रोल फेल हो जाना, फिर से वो फोटो खींचने शायद आया होगा, आप लोगों को एक्सपीरियंस शायद ऐसा हुआ होगा। तो ऐसा ही होता है, लाइट जो है वो विलन है। हम लोगों को जब आरटी फिल्म कब जो कोई भी मैन्युफैक्चरर से हम खरीदते हैं, तब हमको मेरे भाई वो लाइट से बचा के रखना है। जब तक वो डेवलप ना हो जाए तब तक लाइट से बचा। इसके लिए तो मेरे भाई डार्क रूम का अरेंजमेंट है। डार्क रूम का ऑलरेडी हमने एक चैप्टर 1 घंटे तक डिस्कस किया, कैसा डार्क रूम होना चाहिए। वो डार्क रूम इसी के लिए होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आज का टॉपिक है लीड फॉइल स्क्रीन जो है थिन लीड शीट है, ऊपर भी लीड है नीचे भी लीड है। ऊपर का है बैक फ्रंट लीड बोलते हैं, नीचे का बैक लीड बोलते हैं। यूजली माउंटेड इन कार्डबोर्ड बेस, कार्डबोर्ड बेस में ये माउंटेड होता है। अगर जिन लोगों को ऑफलाइन ऑनलाइन में है वो लोग यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, नया कोई रॉकेट नहीं है। ठीक है, अभी देखो लीड स्क्रीन आर प्लेस्ड इन फ्रंट एंड बैक इन फिल्म शोन बिलो। तो अभी पहले लीड स्क्रीन इज फ्रंट टू इंपॉर्टेंट पर्पज। तो लीड स्क्रीन जो ऊपर लगाते हैं उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। अगर नहीं लगाया तो क्या क्या कांड हो सकता है, उसके दो रीजन है। पहला रीजन है फिल्टर आउट द लो एनर्जी रेडिएशन। लो एनर्जी रेडिएशन को है वो फिल्टर करता है। लो एनर्जी रेडिएशन फिल्म के अंदर पहुंचने ही नहीं देगा, वो पहले से ही अब्जॉर्ब कर लेगा। ऊपर का जो लीड लगाया हुआ है, समझो यहाँ पे ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर से पास होके ये आरटी फिल्म है, यहाँ पे आरटी फिल्म लगाया हुआ है। तो ये बीचों बीच में हमने ये जो है, मैं ये कलर का ड्रॉ कर रहा हूं, वो फिल्म है ऐसा समझो। तो ये जो फिल्म है, ऊपर का जो फिल्म है वो ऊपर ये लीड है, लीड लगाया है, उसको बोलते हैं फ्रंट लीड। ठीक है, अभी ऊपर जो है रेडिएशन आया, रेडिएशन आने के बाद अगर लो रेडिएशन इसके ऊपर पड़ा तो वो रेडिएशन फिल्म के अंदर प्रॉपर लेटेंट इमेज जनरेट नहीं करेगा। वो झंडू बाम जैसा है, वो कुछ काम का नहीं है। तो इसी की वजह से ऊपर जो ये लीड लगाया हुआ है, लीड स्क्रीन, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। वो क्या करेगा, वो फिल्म के ऊपर जाने ही नहीं देगा उसको। लो एनर्जी का जो रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वो फिल्टर का काम करेगा। फिल्टर का काम, घर में फिल्टर आता है ना, वो क्या काम करता है, अच्छा सा पानी गल लेता है, अच्छा अच्छा जो कचरा है वो एकदम सोख लेता है, बाकी का सब अच्छा पानी है वो नीचे निकलता है और वही पानी हम पीते हैं फिल्टर के अंदर। वही सिचुएशन यहाँ पे बनने वाला है। यहाँ पे ऊपर से एक्सरे आया, लेकिन अगर उसका रेडिएशन लो है तो वो फिर नीचे जाने ही नहीं देगा। ठीक है, दूसरा उसका काम क्या है, इंक्रीज द फोटोग्राफिक एक्शन ऑन द फिल्म डिस्कस इन नेक्स्ट पेपर, मतलब नेक्स्ट पेज। तो इंक्रीज द फोटोग्राफिक मतलब जो देखो ऊपर से आया, लो इमेज, लो रेडिएशन को शोक लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हाई रेडिएशन को नहीं शोकेगा, शोकेगा लेकिन इतना भी नहीं शोकेगा। और क्या होगा, वो फिल्म के ऊपर जो हाई रेडिएशन गिरेगा तो अच्छा का अच्छा इमेज हमको मिलेगा। ठीक है, दूसरा स्कैटरिंग जो है, स्कैटरिंग है उसको भी वो कंट्रोल करेगा। दूसरा यहाँ पे समझो ऐसा कोई स्कैटरिंग आया तो उसको भी कंट्रोल करेगा, वो भी फिल्म के अंदर जाने नहीं देगा। लीड स्क्रीन इन द बैक ऑफ द फिल्म मतलब एक पीछे की साइड में जो होता है वो ऑफन थिकर शीट, वो मोटा रहता है। ऊपर वाला थोड़ा पतला रखना है और नीचे वाला है वो मोटा रखना चाहिए। देखो यहाँ पे शायद दिखाया है, ये नीचे के साइड वाला। ठीक है, ये बैक फिल्म जो है यहाँ पे, ये नीचे, ऊपर फिल्म है और उसके ऊपर भी लीड लगाया हुआ है। ठीक है, बीच में फिल्म है, ऊपर लीड है, नीचे लीड है, उसका थिकनेस एकदम छोटा सा रहता है, ये बात याद रखो। और जो हमारा बैक फिल्म है वो ऑफन थिकर शीट एंड सो एब्जॉर्ब द रेडिएशन बैक स्कैटर। अभी बैक स्कैटर का आपने लोचा लापसी समझा। देखो 3 टाइप के स्कैटरिंग होता है, एक तो इंटरनल स्कैटर, दूसरा है वो साइड वॉल स्कैटर, तीसरा है बैक स्कैटर। अभी बैक स्कैटर जो है वो क्या करेगा, यहां से समझो ऐसा करके नीचे आया और ऐसे ही रिटर्न जाएगा, लेकिन यहां तो पहला फिल्म के पहले तो उसको लीड मिलेगा, तो लीड भाई उसको जाने ही नहीं देगा। अगर हाँ थिकनेस ज्यादा है इसके लिए जाने नहीं देगा,
मेरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे बैक स्कैटर को भी वो कंट्रोल करेगा, कंट्रोल तो नहीं, उसको ही एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो ये फंडा क्लियर है। ऊपर का क्या काम करेगा, लो वाले को शोक लेगा, नीचे का काम क्या करेगा, वो बैक स्कैटर जो होता है उसको भी शोक लेगा। मतलब फिल्म के अंदर आलू मालू झंडू बाम जैसा कोई भी एक्सरे अंदर नहीं घुसेगा। जो अच्छा वाला है, क्वालिटी वाला एक्सरे है, क्वालिटी वाला रेज है या क्वालिटी वाला गामा है, वही जाने देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लीड स्क्रीन एक्ट इंटेंसिफायर बिकॉज एक्सरे एंड गामा रेज कोज द इलेक्ट्रॉन लाइब्रेट फ्रॉम द लीड। अभी दूसरा प्रॉब्लम क्या है, कभी कभी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता रहता है। हमने देखा ना क्रॉम्पटन इफेक्ट में क्या होता है, क्रॉम्पटन इफेक्ट में ऊपर से न्यूट्रॉन मारते हैं, तो मेरे भाई ऊपर से समझो कोबाल्ट को न्यूट्रॉन का मारा करते हैं, तो खाली खाली एक्सरे सॉरी गामा ही नहीं निकलता है, उसमें अल्फा भी निकलता है, बीटा भी निकलता है, न्यूट्रॉन भी निकलता है। ठीक है, और इतने सारे चीज निकलते हैं, तो इसमें से अल्फा निकलेगा तो उसको भी यहाँ पे रोक के रखेगा, डेफिनेटली रोक के रखेगा। बीटा को भी शायद रोक के रखे, बीटा वो इलेक्ट्रॉन है, बीटा जो है वो इलेक्ट्रॉन है, वो भी निकलेगा, गामा भी निकलेगा। अभी बीटा यहाँ पे समझो आया, तो यहाँ पे आने के बाद फिल्म के ऊपर गया, फिल्म के ऊपर जाने के बाद वो इलेक्ट्रॉन साला फिल्म के अंदर घूमता रहेगा, सांप की तरह, स्नैक की तरह। जहां जहां पे वो घूमेगा वहां वहां पे वो एक फजी इमेज जनरेट करेगा, ब्लैक ब्लैक लाइन सा महसूस करवाएगा हमको। तो हम लोगों को तो ऐसा लगेगा ये साला यहाँ पे क्रैक है कि नहीं है, एक्चुअली वो कुछ नहीं था, वो इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन फिल्म के अंदर घूम रहा था। जैसे हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन क्रैक आता है तो रीजन क्या होता है, हाइड्रोजन भी कैसे घूमता रहता है मेटल के अंदर और फिर बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद जहां जहां से हाइड्रोजन जाता है वहां पे क्रैक करके जाता है। फिर आरटी लेंगे तो हमको पता चलेगा यहाँ पे तो क्रैक दिखा रहा है। वैसा ही ये फिल्म के अंदर इलेक्ट्रॉन करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन जो है फिल्म के अंदर घूमता रहेगा और काम का चीज नहीं है। अभी दूसरी बात समझो, लीड स्क्रीन इंटरफेयर एक्स एंड गामा, फिर ये तो हमने समझ लिया। इफ द लीड स्क्रीन इज वेरी क्लोज ऑफ द फिल्म, तो हम लोगों को बहुत फायदा है। अगर क्लोज नहीं है तो कांड क्या होगा, सबसे पहले हम लोग, मैं आपको ये बताता हूं, अभी मैंने दिखाया ना कि लीड स्क्रीन दोनों के ऊपर, मतलब एकदम बीचों बीच में हमारा फिल्म है, एकदम टचो टच है, उसमें कोई गैप नहीं है। अगर गैप होगा, इन केस गैप है, समझो समझो ये मेरा बीच वाला फिल्म है, ये है मेरा बीच वाला फिल्म है, यहां पे लिखा भी है फिल्म। ठीक है, इसके ऊपर ये लीड है, ये लीड साला ऐसा है, समझो यहाँ पे ऐसा गैप है एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा गैप है, एक मिनट। तो अभी एक्सरे ऊपर से आएगा, ऊपर से एक्सरे आया तो यहाँ पे उसको एंगल मिल गया, यहाँ पे एंगल मिलेगा, तो शायद अगर कम रेडिएशन वाला रहेगा तो कम कम एक्सरे का एनर्जी रहेगा, तो ऐसे वो टर्न लेगा, मतलब वहां पे एंगल बनाएगा, और एंगल बना के यहाँ पे समझो ये फिल्म के ऊपर आया। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि यहाँ का इमेज जो है वो हमको यहाँ पे मिलेगा, इसका मतलब थोड़ा दूर मिलेगा। लेक ऑफ फ्यूजन यहाँ था, हमने काट दिया यहाँ पे, ग्राइंडिंग के बाद, ग्राइंडिंग करने के बाद हमने वहां पे काट दिया, फिर वो ग्राइंडर हमारे पास घूमते घूमते आता है, साहब हम तो कुछ घंटा मिला नहीं, वहां पे लेक ऑफ फ्यूजन ना तो पोरोसिटी कुछ नहीं है। तो कैसे होगा, लीड स्क्रीन जो है उसने डायरेक्शन एक्सरे का थोड़ा बहुत चेंज किया, तो इसी की वजह से गैप नहीं रखने का। यहाँ पे देखो इतना गैप है, देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी गैप है। तो अभी दूसरा मैं आपको दूसरी तरह से समझाता हूं। समझो यहां से आया और ये यहाँ पे एंगल होने के चक्कर में ये शायद निकल भी जाए, ये यहाँ पे आया, ये शायद ऐसे भी आ जाए एंगल की तरह, मतलब इमेज भी चेंज करेगा, समझे आप। इसके लिए आपको गैप नहीं रखना है, एकदम टच और टच रखना है ये लीड कॉइल को। ठीक है, both front and back lead screen added in formation of the image and due to the effect of scattering radiation, तो scattering radiation को भी वो कंट्रोल करता है अगर एकदम नजदीक में है तो। यानी स्पेस बिटवीन स्क्रीन एंड फिल्म, अगर स्पेस रखा आपने, आपका फिल्म है वो और स्क्रीन के अलाव द इलेक्ट्रॉन स्प्रेडिंग कोजिंग द फजी इमेज, तो वो इलेक्ट्रॉन कैसे भी घुसेगा और डायरेक्शन में घुसेगा, और जैसे ही डायरेक्शन चेंज होगा उसका, वो फिर धीरे धीरे ट्रैवल करना लगेगा फिल्म के अंदर, और फिल्म के अंदर ट्रैवल किया तो आपको पता है फजी इमेज मिलेगा। तो मैं ऑलरेडी समझाया, आगे बढ़ते हैं। लीड स्क्रीन essentially intensify the high energy rays
एंड एब्जॉर्ब द लो एनर्जी रेज। यस डेफिनेटली लीड स्क्रीन जो है वो क्या काम करेगा, इंटेंसिफाई मतलब फिल्टर जैसा काम करेगा, हाई एनर्जी को ही पास होने देगा और उसको थोड़ा बहुत उसको भी एब्जॉर्ब करेगा और लोअर एनर्जी को भी वो एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन हाई एनर्जी को समझो एब्जॉर्ब किया तो भी वो तो जाने ही वाला है, तो वहां पे हमको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लो एनर्जी वाला जाएगा तो हम लोगों को प्रॉपर लेटेंट इमेज नहीं मिलेगा, इसके लिए लो एनर्जी को रोक के रखता है। आगे द इंटेंसिफिकेशन इफेक्ट इज मोस्ट इफेक्टिवली अबव 150 किलोवाट। अगर इंटेंसिफायर मतलब ये जो हमारा इंटेंसिफायर होता है, फिल्ट्रेशन होता है, वो बहुत अच्छा है 150 किलोवाट से अबव अगर हमने वो उसका एनर्जी रखा। एक्सरे में रहता है ना, ऊपर मैंने समझाया ना कि एक्सरे जो होता है उसके ऊपर वॉल्यूम जैसा बटन जैसा रहता है, वॉल्यूम तो नहीं रहता है, ऐसा आप समझो टेम्पररी। जैसे रेडियो में कैसे आवाज अप एंड डाउन करते हैं, या तो मोबाइल में कैसे हम लोग आवाज प्लस और माइनस करते हैं, तो वैसा ही हम लोगों को इफेक्टिव तभी मिलेगा जब 150 किलोवाट से ज्यादा है, तब हमको अच्छा सा अच्छा मिलेगा। और अगर 150 से कम है तो शील्डिंग इफेक्ट जैसा वो लीड करेगा काम, और उसकी वजह से हम लोगों को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, अभी दूसरी बात, अच्छा रेडियोग्राफर क्या करेगा? अच्छा रेडियोग्राफर ऐसा काम करेगा, और अच्छा रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन जो है वो ऐसा काम करेगा कि एक्सरे को ऐसा सेट करेगा ताकि वो बराबर फिल्म के ऊपर पहुंचे, सब चीज, ना तो ज्यादा ना कम। ठीक है, अगर ज्यादा रेडिएशन हम रखेंगे, ज्यादा उसका किलोवाट रखेंगे तो एनर्जी ज्यादा होगा, और ज्यादा एक्सरे जो अगर एक्सपोज होगा फिल्म के अंदर तो फिल्म ब्लैक बन जाएगा, और अगर कम होगा तो फिल्म व्हाइट बन जाएगा, तो दोनों में लोचा है। इसके लिए अच्छा रेडियोग्राफर क्या करेगा, मिनिमम भी नहीं रखेगा, मैक्सिमम भी नहीं रखेगा, एकदम मिडिल वाला रहेगा, ताकि वो पूरा का पूरा हमारा जॉब है वो पेनेट्रेट हो जाए और फिल्म के अंदर पूरा का पूरा आरटी एक्सरे जो है वो गिराए। ठीक है, और लीड स्क्रीन मस्ट बी, क्या लिखा है, मस्ट बी फ्री ऑफ हॉल्स, स्क्रैचेस, रिंकल एंड पिट्स। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, लोगों को एक्सपीरियंस भी होगा कि एक ही जगह पे कोई पोरोसिटी आता ना, एक ही जगह पे आता, कोई स्क्रैचेज आता ना, वो एक ही जगह पे। जितना भी आरटी फिल्म देखो, करीबन मैंने तो 40 आरटी फिल्म देखने के बाद, जब कॉन्ट्रैक्टर नहीं मानता है, एक अमेरिकन कंपनी का बात करता हूं, कॉन्ट्रैक्टर नहीं मानने के बाद मैं कंप्लेंट करता हूं तो उसका 15 लाख का बिल रुकवा दिया गया है। तो कहने का ये तो देखो सिंपल है, ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन मैं हम लोग कितनी बार बोलेंगे कि भाई तुम एक काम करो, लीड स्क्रीन को बदल दो, क्योंकि वो स्क्रीन के अंदर वो जो ऊपर लीड है उसके अंदर हॉल है, ऊपर का जो लीड है उसके अंदर हॉल है, हॉल के वजह से यहाँ पे एक्सरे ज्यादा पास हो जाएगा और वहां पे फिल्म के अंदर पोरोसिटी जैसा हमको महसूस होगा। फिर हम लोग बोल देंगे यहाँ पे पोरोसिटी है, एक्चुअली वो मटेरियल में नहीं था, वो लीड के अंदर था। लीड जो है उसके अंदर स्क्रैचेस भी होते हैं, कभी कभी खड्डा होता है, कभी कभी पिटिंग्स होते हैं। पिटिंग जो है वो भी हम लोगों को ऐसा लगता है कि यार आरटी फिल्म के अंदर ये मतलब जॉब के अंदर ये पिटिंग जैसा कुछ है, पिटिंग तो नहीं समझेंगे, लेकिन वहां पे वो फिल्म जो है वो ब्लैक आएगा, तो हम लोगों को ऐसा लगेगा यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, चेक सरफेस देंगे, लेकिन वहां पे तो कुछ होगा नहीं। लेकिन प्रॉब्लम किस में था? प्रॉब्लम था लीड स्क्रीन में। बहुत ऐसे घनचक्कर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, कितनी बार बोलने के बाद करीबन 2-2 साल तक एक ही स्क्रीन चलाते रहते, एक ही लीड। अभी क्या होगा पता है, जब आप आरटी करने जाते हैं, वहां पे ग्राइंडिंग मारा होता है, वेल्डिंग हुआ होता है, वहां पे आरटी फिल्म चिपकाते हैं, तो ग्राइंडिंग जो बर्स है ना, ग्राइंडिंग बर्स, वो फिल्म के अंदर चिपक जाता है। जैसे मोबाइल हमारे हाथ से अगर मिट्टी में नीचे गिर जाएगा तो क्या होगा, उसके ऊपर कैसे कचरा कचरा निकल आएगा, कचरा कचरा चिपक जाएगा, वैसा ही कचरा कचरा हमारे फिल्म के ऊपर, मतलब ये भले ही फिल्म अभी क्लोज है, अभी बाहर नहीं है, लेकिन उसके ऊपर चिपकेगा। फिर क्या होगा, कचरा बराबर साफ नहीं करेंगे, फिर धीरे धीरे वो अंदर उतरेगा, कैसे भी कोई भी जगह मिलेगा वहां पे उसके अंदर उतरेगा वो ग्राइंडिंग बर्स, वो फिर अंदर जाएगा, फिर ऐसा अंदर जाके फिर कुछ इतना सारा अंदर कचरा इकट्ठा हो जाएगा कि सभी फिल्म लगे ना, सभी फिल्म में, क्योंकि लीड स्क्रीन तो एक ही है, वो एक ही फिल्म के अंदर लोग, चलो 5 से 6 है समझो, 5 से, लेकिन एक ही फिल्म बार बार यूज किया जाता है, एक ही स्क्रीन बार बार यूज किया जाता है, उसके चक्कर में वो कचरा सभी में आता है और सभी में ब्लैक ब्लैक स्पॉट दिखाता है। जितना आरटी फिल्म लो सभी में ब्लैक ब्लैक स्पॉट के चक्कर में या तो पोरोसिटी के चक्कर में हम लोग तंग आ जाते हैं। ये साला एक ही जगह आता है, वो भी याद रखो आप, उसका जगह भी चेंज नहीं होता है। अगर ऐसा कचरा अंदर घुस गया मेटल का तो जगह भी चेंज नहीं होता है। तो इसी की वजह से यहाँ पे मस्ट वर्ड यूज किया है, लीड स्क्रीन मस्ट बी फ्री ऑफ हॉल्स, उसमें कोई हॉल्स नहीं होने चाहिए। वो जो लीड था उसमें हॉल नहीं होने चाहिए, उसमें स्क्रैचेज नहीं होने चाहिए, उसमें रिंकल नहीं होने चाहिए, उसमें पिट्स नहीं होने
चाहिए, मतलब पीटिंग जैसा कुछ होना नहीं चाहिए। भाई समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? चैट बॉक्स में तो मैं बोल रहा हूँ, पता नहीं आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चैट बॉक्स में कोई हिलो भाई। लीड स्क्रीन का समझ में आया? लीड का जो फॉइल रहता है ऊपर एंड नीचे, वो कचरा नहीं रहना चाहिए। बहुत सारे कंस्ट्रक्शन में लोग आजकल काम करते हैं। आरटी फिल्म व्यूअर जो है, आरटीएफआई इंजीनियर है, उसको बहुत इसका प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जनरली ये बहुत फेस करना पड़ता है। लोगों को आइडिया है भी, और हम लोगों को सुधारना है। और क्या सुधारना है भाई? कॉन्ट्रैक्टर को बोलना है, भाई मुझे तुम्हारा स्क्रीन दिखा, फिर स्क्रीन को साफ करो। कुछ कुछ ऐसे कचरे लोग रहते हैं, अरे समझते ही नहीं है, उसके बाद पैसा नहीं है, पता नहीं क्या है, उसको तो क्या करना है, वो लीड स्क्रीन को हाथ से या कपड़े से साफ करना है, वो भी नहीं करते हैं। तो ये गलत बात है। आप लोगों को जनरल याद रखो, एवरी स्पॉट में वो लीड फॉइल को साफ करना चाहिए, ताकि इसमें कचरा है तो नीचे गिर जाए, कोई मेटल का टुकड़ा भी छोटा मोटा ग्राइंडिंग बस भी चले गए तो निकल जाए। आगे बढ़ते हैं। Flaws such as those may appear on the radiograph and mistaken is discontinuity in the specimen। फिर हम लोग क्या सोचेंगे कि साला ये तो लीड फॉइल, देखो फ्लो सच एज, ये फ्लो जैसा हो गया। मे अपीयर, हम लोगों को ऐसा लगेगा कि रेडियोग्राफ में मिस्टेक हो गया है या तो फिर डिसकंटिन्यूटी है इन स्पेसिमेन के अंदर, लेकिन ऐसा कोई घंटप्पा भी होता नहीं है। गलती किस में होता है? लीड स्क्रीन के अंदर। लीड स्क्रीन ही साला खड्डे वाला होता है, लीड स्क्रीन ही उसमें हॉल वाला रहता है। लोगों को एक्सपीरियंस हुआ होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन दैट हैव बीन डैमेज्ड एंड कैन नॉट बी प्रॉपर्ली क्लीन शुड बी डिस्कर्ड। देखो यहां पे क्लियर लिखा है ये लाइन में, स्क्रीन दैट हैव बीन डैमेज्ड, मतलब अगर आपका स्क्रीन जो है, लीड फॉइल का स्क्रीन है, ऊपर का लीड जो है वो डैमेज हो चुका है, तो आपको उसको तुरंत बदलना चाहिए। और कैन नॉट प्रॉपरली क्लीन, तो भी आपको डिस्कर्ड करना चाहिए। अगर प्रॉपरली क्लीन भी नहीं है तो क्लीन करना चाहिए, अगर डैमेज हो गया तो उसको डिस्कर्ड करना चाहिए। तो ये फंडा था हमारा लीड स्क्रीन का। अभी डॉक्टरी लाइन में थोड़ा जाते हैं। दूसरा हमने हमारा टाइप है फ्लोरोसेंट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। देखो यहाँ पे नया कोई रॉकेट नहीं है, 3 टाइप की स्क्रीन है। तीनों टाइप की स्क्रीन में मैं आपको एक एक स्क्रीन समझा। लीड फॉइल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन पहला हमने समझ लिया, ऊपर भी लीड नीचे भी लीड। लीड का थिकनेस ऊपर वाले का 0.05 इंच, नीचे वाले का 0.10 इंच। नीचे वाले का जितना मोटा लो उतने लिए हमारे लिए अच्छा है, एक दूसरे को नजदीक में चिपकाना है। फ्लोरोसेंट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, फ्लोरोसेंट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में क्या होता है? फ्लोरोसेंट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में एक कैल्शियम टंगस्टेन करके एक केमिकल आता है, वो फिल्म के अंदर रहता है। जैसे ही उसके ऊपर लाइट इमिट्स होता है, लाइट उसके ऊपर पड़ता है, वो चमकता है। आईना है, आईना, उसके ऊपर हम लोग टॉर्च मारेंगे तो कैसा चमकेगा, वैसा वो चमकेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास कैल्शियम टंगस्टेन, वो फिल्म जो है कैल्शियम टंगस्टेट का बना हुआ है। पहला जो फिल्म था वो एजीबीआर का ही था, ठीक है। वो भी ऐसा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। फ्लोरोसेंट स्क्रीन कंटेन द सर्टेन केमिकल्स व्हिच इमिट्स द लाइट व्हेन दे एब्जॉर्ब एक्सरे एंड गामा रेज। जब एक्सरे एंड गामा रेज वो फिल्म के अंदर पड़ेंगे तब वो इमिट्स होना स्टार्ट होगा और हमको अच्छे से दिखेगा। देखो यहाँ पे क्या है, कैल्शियम टंगस्टन क्रिस्टल है, देखिए यहाँ पे एकदम व्हाइट है, ये इमिट ज्यादा हो रहा है। देखो यहाँ ये विजिबल लाइट पड़ा है तो भी यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ पे एक्सरे पड़ा हुआ है, मतलब हम लोगों को प्रॉपर इमेज भी इसमें मिलने का चांसेस है। कैल्शियम टंगस्टेट इज वन ऑफ द केमिकल एंड दिस इमिट द लाइट इज कॉल्ड फ्लोरोसेंट। फ्लोरोसेंट में वो इमिट होगा। पुराने जमाने में रेडियम आता था ना, हम लोग रेडियम का घड़ी पहनते थे तो लोगों को, छोटे छोटे थे तब दिखाते थे, देखो मेरा घड़ी चमक रहा है। तो वैसा है, नया कोई रॉकेट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विजिबल लाइट इमिट्स फ्रॉम द स्क्रीन विल फर्दर एक्सपोज द रेडियोग्राफिक फिल्म। अगर विजिबल लाइट इसके ऊपर इमिट्स होता है तो स्क्रीन विल फर्दर एक्सपोज रेडियोग्राफिक फिल्म। तो ये जब जनरली है ना, इसको ऐसा बोल सकते हैं, लीड स्क्रीन गिव्स द बेटर डेफिनेशन देन फ्लोरोसेंट स्क्रीन। तो हम लोगों का जो पुराना था ना, अभी हमने वो बात किया ना, लीड स्क्रीन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, वो अच्छा है। ये आजकल जनरली डॉक्टरी लाइन में यूज होता है, हमारे लिए यहाँ पे यूज नहीं है, ठीक है। और दूसरा, स्प्रेडिंग विजिबल लाइट इमिट्स द फ्लोरोसेंट स्क्रीन, ये भी एक काम का चीज है। पुअर डेफिनेशन इज कोज्ड बाय स्प्रेडिंग द विजिबल लाइट इमिट्स द फ्लोरोसेंट स्क्रीन। तो ये थोड़ा गड़बड़ वाला है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है फ्लोरोमेटालिक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। उसमें नया कोई रॉकेट नहीं है, ऊपर का और दूसरा, पहला और दूसरा जो समझा ना, वो दोनों का कॉम्बो है, ठीक है। फ्लोरोमेटालिक स्क्रीन कॉम्बिनेशन एंड एडवांटेज ऑफ द लीड फॉइल। लीड फॉइल का क्या एडवांटेज था? क्योंकि ऊपर का जो
एक्सरे जा रहा था, उसका लो वाला था उसको वो शोक लेता था, और लेकिन नीचे वाले का बैक स्कैटर जो था उसको कंट्रोल करता था। तो यहाँ पे हम वो नीचे लगाना है ताकि वो बैक स्कैटर को कंट्रोल करे। नया कोई रॉकेट नहीं है, ठीक है। तो स्क्रीन एब्जॉर्ब द स्कैटरिंग रेडिएशन विच लीड फॉइल एंड कर लिया। और फ्लोरोमेटेलिक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन जो है उसके बारे में भी हमने पूरा डेप्थ में डिस्कस किया। उसके बाद ये स्क्रीन तो हो गया, ऊपर लीड नीचे लीड, बीच में हमारा लगाया था फिल्म। तो ये फिल्म को होल्ड करने के लिए फिल्म होल्डर का यूज होता है या तो कैसेट का यूज होता है। फिल्म होल्डर जो है वो ये कुछ ज्यादातर आजकल यूज नहीं होता है, इसका थोड़ा बहुत आजकल मैंने देखा हुआ है यूज करते हैं लोग। तो ये जो है ये हमारा काम ये है कि प्राइमरी फंक्शन ये दोनों का ऐसा है कि ये फिल्म होल्डर जो है या कैसेट है वो मेंटेन द लाइट टाइट एनवायरनमेंट। तो हमारा विलन कौन है? विलन है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट है वो विलन है, एक्सरे है, गामा है, वो तो हमारा काम का चीज है, उसी को तो हमको फिल्म धोना है, उसी को अगर एक्सपोज होता है तो। लेकिन विजिबल लाइट भी एक्सपोज हो जाएगा तो हमारा पूरा का पूरा आर्टी फिल्म फेल हो जाएगा, वो लाइट से एक्सपोज होने के चक्कर में प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके लिए प्राइमरी फंक्शन जो है ये फिल्म होल्डर का क्या है? primary function of any film holder or cassette to maintain the light tight environment of the radiographic film। तो ये सब चीज था। अभी हम आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं यहां से रेडियोग्राफिक इमेज क्वालिटी इंडिकेटर IQI। IQI में जनरली दो टाइप के आजकल मार्केट में यूज होते हैं, जो है वायर टाइप IQI और होल टाइप IQI। वायर टाइप IQI है मार्केट में बहुत ज्यादा यूज होता है, तो आज हम वायर टाइप IQI के बारे में पूरा का पूरा डिस्कस करते हैं। उसका मटेरियल क्या होता है, कौन सा मटेरियल में कौन सा IQI यूज करना है, क्यों यही IQI यूज करना है, वो सब चीज डिस्कस करते हैं। इसके बाद में कल हम होल टाइप का IQI के ऊपर डिस्कस करेंगे। देखो, व्हेन सिलेक्टिंग द IQI, जब सिलेक्ट करते हैं फॉर प्रोक्यूरमेंट या तो किधर से भी हम खरीदते हैं, तो फॉलोइंग फैक्टर शुड बी कंसीडर। तो तीन फैक्टर हमको ध्यान रखना है। पहला फैक्टर है डिटरमाइन द अलॉय ग्रुप ऑफ द मटेरियल टू बी एग्जामाइन। कौन सा टाइप का हमको अलॉय ग्रुप है, कौन सा मटेरियल है, डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील है, निकल बेज अलॉय है, या कार्बन स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, कौन सा टाइप का आपका अलॉय है उसके ऊपर सिलेक्शन करना है। समझो मैं ये बोलूं कि ये मेरा IQI है, ये कार्बन, ये ग्रुप नंबर 1 का है IQI, उसमें ग्रुप नंबर 1 क्या है वो मैं समझाएगा, लेकिन ग्रुप नंबर 1 का है कार्बन स्टील में वो IQI यूज किया, वही सेम IQI जो है वो मैं डुप्लेक्स में यूज कर सकता है, निकल बेज अलॉय में यूज कर सकता है, टाइटेनियम में यूज कर सकता है, एल्यूमिनियम में यूज कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रुप नंबरिंग सिस्टम है, वो पूरा का पूरा आज में समझाएगा। यहाँ पे 1 का मतलब क्या है, 01 का मतलब क्या है, 02 का मतलब क्या है, 2 का मतलब, 3 का मतलब, 4 का मतलब एंड 5 का मतलब क्या है, वो आज समझाएगा, तभी आपको पूरा एकदम सेट होगा। ठीक है, तो पहले ग्रुप मेंटेन द determine the alloy group of the material to be examined। दूसरा है determine the thickness और thickness range of the material to be examined। thickness range ये भी इंपॉर्टेंट है, तो शायद यहाँ पे thickness range दिया गया है, तो मैं आपको थोड़ा बहुत thickness range का एक टेबल दिखा देता हूँ। ठीक हो, देखो ये है हमारा thickness range का टेबल। समझो आपका IQI कौन सा यूज करना है, कौन से टाइप का IQI यूज करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो जनरली IQI है 4 सेट वायर टाइप के IQI में, सेट A, सेट B, सेट D एंड सेट C, मतलब ABCD, ऐसा 4 टाइप के IQI सेट होते हैं। ये फंडा क्लियर है ASTM के हिसाब से, ASME के हिसाब से अगर आप काम कर रहे हैं तो ये आप माइंड में रट्टा मार लो। सेट A, सेट B, सेट C एंड सेट D, ये 4 टाइप के IQI होते हैं। IQI जो सेट A है उसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 एंड 6 ऐसा करके होता है। ठीक है, फिर IQI B में जाएंगे तो ये 6 नंबर सेम यहाँ पे रिपीट होता है, थिकनेस वगैरह सब सेम है। देखो 0.25, 0.25, मतलब ये सब चीज सेम है, नया कोई रॉकेट नहीं है। ये 6 नंबर यहाँ पे सेम टू सेम रिपीट होता है, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, और 11 नंबर जो है वो यहाँ पे सेट C का पहला है, तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, और 16 नंबर है यहाँ पे अगेन रिपीट होता है, 16, 17, 18, 19, 20, 21। देखो ये 4 टाइप के IQI है। अभी रही बात हम लोगों को कौन से मटेरियल में कौन सा IQI यूज करना, हमें कैसे पता चलेगा? हमें भाई ऐसे पता चलेगा
हम यहाँ पे एक टेबल दिखाया गया है, देखो ये टेबल जो है मैंने एएसएमई से लिया हुआ है, ठीक है, क्रेडिट पूरा एएसएमई को है। ओके, आईक्यूआई सिलेक्शन कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कितने टाइप के टेक्निक्स होते हैं। तो जनरली 3 टाइप की टेक्निक्स होती है। पहला है सिंगल वॉल सिंगल इमेज, जिसमें सिंगल वॉल सिंगल इमेज, समझो एक मेरा ऐसा एक कोई पाइप है, ठीक है, ये पाइप में बीच में मैं रखता हूं मेरा सोर्स, तो सोर्स ऐसे रेज फेंकेगा, ऐसा चारों डायरेक्शन में सब जगह पे रेज फेंकेगा, राइट, चारों डायरेक्शन में रेज फेंकता है। समझो मैं यहाँ पे ऐसा फिल्म चिपकाता हूं, ऐसा फिल्म, तो इसका इमेज कैसा आएगा? सिंगल वॉल, ये एक ही वॉल को क्रॉस करने वाला है, यहाँ पे एक वॉल को ही क्रॉस करने वाला है और एक वॉल का ही इमेज हमारे फिल्म के अंदर आने वाला है। इसके लिए इसको बोलते हैं सिंगल वॉल सिंगल इमेज। आईक्यूआई ऑल टाइम 2 जगह पे लगाया जाता है। पहला जगह है यहाँ पे, समझो आईक्यूआई लगाया तो उसको बोलते हैं सोर्स साइड आईक्यूआई, ये सोर्स उसके सबसे, सोर्स उसके एकदम फेस टू फेस है, ठीक है। इसके लिए 2 टाइप के आईक्यूआई हम लोग 2 जगह लगाया जाता है, या तो सोर्स के साइड में, या तो फिल्म साइड में, या तो यहाँ पे आईक्यूआई, ठीक है, यहां पे दोनों में से कोई एक जगह लगाए। लेकिन कोड ऐसा बोलता है कि भाई जब तक आपको कोई ऑप्शन नहीं है तभी आपको यहां पे यूज करना है, अदरवाइज यहां यूज नहीं करना है। मतलब फिल्म साइड तभी लगाना है, फिल्म साइड या आईक्यूआई यहां पे तभी लगाना है जब तक आपको यहां पे चांस मिले। ये आईक्यूआई, यहां पे आईक्यूआई समझो फिल्म साइड लगाया, ठीक है, तो आईक्यूआई मतलब इमेज क्वालिटी इंडिकेटर, इमेज क्वालिटी इंडिकेटर आईक्यूआई को बोलते हैं। अभी आईक्यूआई सोर्स साइड लगाया है तो कोड ऐसा बोलता है ऑल टाइम आपको प्रीफर्ड सोर्स साइड ही करना। अगर पॉसिबल नहीं है तो ही आपको फिल्म साइड जाना है, लेकिन जब तक पॉसिबल है तब तक आपको सोर्स साइड लगाना है। ओके, दूसरी बात, समझो सोर्स साइड आईक्यूआई लगाया तो क्या होगा? एक तो यहाँ पे समझो मैंने आईक्यूआई लीड वाला जो भी है लगा दिया, और वो जो भी आईक्यूआई लगाया उसका इमेज से वो रेज पास होगा, उसके बाद एक कोई मेटल आएगा उसके रेज पास हो, उसमें से रेज पास होगा, फिर फिल्म के ऊपर आएगा। तो आईक्यूआई जो है ना वो थोड़ा थोड़ा जाखा दिखने लगेगा। जाखा तो ऐसा बोलेंगे हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, जनरली लाइट दिखने लगेगा। लाइट ऐसा मतलब कमजोर सा, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, कमजोर सा महसूस होगा, फजी सा महसूस होगा, ऐसा दिखने लगेगा। तो हमको जनरली आरटी टेक्नीशियन गलती जानबूझ के क्या करता है, वो फिल्म साइड लगा देता ताकि यहां से रेज आए, सीधा का सीधा वॉल के अंदर क्रॉस होए, फिर सीधा आईक्यूआई के ऊपर पड़े और आईक्यूआई सीधा का सीधा फिल्म के अंदर चप जाए, और हमको बताता भी नहीं वो तो ऐसा ही बोलेगा, सर मैंने तो सोर्स साइड ही लगाया है सर, लेकिन लगाया घंटा उसने लगाया कहां है? फिल्म साइड में। तो दूसरा रूल्स क्या है? दूसरा रूल्स ये है कि फिल्म साइड में जब आप लगाते हैं तो फिल्म के अंदर एफ लिखना कंपलसरी है, फिल्म के अंदर लीड का एफ लिखना कंपलसरी है। ओके, ये हो गया सिंगल वॉल सिंगल इमेज, ठीक है। दूसरा है डबल वॉल सिंगल इमेज, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, 24 इंच का पाइप में यहां ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, 24 इंच का पाइप है, ये कितना इंच का है? 24 इंच का। लेकिन वो पाइप ऐसा है आप उसके ना तो अंदर जा सकते हैं ना बाहर निकल सकते हैं, ऐसा कंडीशन वाला पाइप है। समझो 1 किलोमीटर का क्रॉस लाइन कंट्री का पाइपलाइन है, क्रॉस कंट्री का पाइपलाइन है, ऐसा भी होता है ना। जनरली ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आएंगे मेरे भाई मार्केट में, तो आप लोग अंदर नहीं जा सकते, आपका सोर्स अंदर नहीं घुस सकता है। तब क्या करने का? तब सोर्स को हमको यहाँ पे ये जो वॉल है यहाँ पे टच रखना है, यहाँ पे आपको सोर्स रखना है, और यहां से समझो एक्सरे ऐसे ऐसे आएंगे, और समझो यहाँ पे आपने फिल्म चिपकाया हुआ है, जो भी फिल्म यहाँ पे चिपकाया हुआ है, और वहां पे वो इमेज जनरेट करेगा। तो यहाँ पे उस टाइम पे आप, चलो सोर्स अंदर नहीं जा रहा है तो आप क्या घंटा आईक्यूआई अंदर यहाँ पे आईक्यूआई लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। उस टाइम पे आपको यहाँ पे आईक्यूआई यहाँ पे लगाना चाहिए, और अगर यहाँ पे लगाया है फिल्म साइड तो आपको यहाँ पे एफ लेटर डालना चाहिए, ये डालना ही है, दिस इज कंपलसरी रूल्स, ठीक है। एफ नंबर तो डालना ही है अगर आपने जो आईक्यूआई है फिल्म साइड लगाया है तो। ओके, दूसरी बात, अभी यहां से आया समझो, तो ये कितना यहां से ये डबल वॉल, ये भी वॉल पास होगा, एक्सरे जो है वो कितना वॉल पास करेगा? यहाँ का एक रेज 1 वॉल पास करेगा, यहाँ का ये दूसरा वॉल पास करेगा, इसके लिए डबल वॉल समझ में आ गया।
लेकिन एक्सरे का सोर्स जो है वो यहाँ पे है, एक्सरे हो या गामा हो जो भी हो, सोर्स यहाँ है कोबाल्ट 60, यहाँ पे गामा का वहां पे लगाया हुआ है, और ये यहाँ से ऐसे बहुत सारा ऐसा रेज फेंकेगा तो होगा क्या, इतनो इसको इतना नेग्लेजिएशन के जैसा गिनना है, नेग्लेक्ट मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला ऐसा समझो। तो इमेज जो आएगा ना वो इमेज आएगा यहाँ से, इतना इमेज फिल्म के अंदर छपेगा, मतलब इमेज जो है वो सिंगल आएगा, ठीक है। इसके लिए डबल वॉल सिंगल इमेज, ठीक है। इसमें देखो IQI आपको इस साइड लगाना पड़ा, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपको IQI कंपलसरी इनसाइड में ही लगाना है, मतलब सोर्स एग्जैक्ट उसके फेस के सामने हो ऐसा लगाना है, सोर्स साइड IQI लगाना है। पॉसिबल नहीं है तो ही आपको फिल्म साइड लगाना है। जनरली टेक्नीशियन यहाँ पे ही आप हम लोगों को उठा बनाता है, ठीक है, याद रखने का। आगे बढ़ते हैं, डबल वॉल डबल इमेज के बारे में समझ लिया, डबल वॉल सिंगल इमेज के बारे में समझ लिया। अभी तीसरा है डबल वॉल डबल इमेज। तो लोगों ने देखा होगा एकदम सा इलिप्स खुलता होगा, ऐसा कुछ देखा होगा। समझो मैं आपको ये बोलूं कि यहाँ पे 89 इंच का ये जो पाइप है 89 mm से बिलो वाला पाइप है, या उसका डाया जो है वो 89 से बिलो का डाया है, ठीक है, मतलब 2 इंच का पाइप है, 3 इंच का पाइप है, या तो फिर आप ऐसा समझो 1 इंच का पाइप है, उसका आरटी करना, तो सोर्स अंदर घुसेगा, घंटा भी नहीं घुसेगा। समझो हम लोग यहाँ पे IQ वो सोर्स को रखते हैं तो ये डिस्टेंस जो है एकदम छोटा हो जाएगा, क्योंकि उसका 2 इंच है, ये डिस्टेंस एकदम छोटा हो जाएगा। तो हमारा UG इज इक्वल टू F इंटू स्मॉल डी डिवाइड बाय कैपिटल डी। तो हम लोगों को कैपिटल डी एकदम स्मॉल होगा तो यूजी जो है हमारा मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा, यूजी जो है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। यूजी कितना रखना चाहिए वो आगे के सेशन में ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है, ये जियोमेट्रिक अंश अपने से। यूजी जितना ज्यादा उतना इमेज डबल डबल दिखेगा, याद रखो। इसके लिए जितना हो सके यूजी को जीरो साइड खसेड़ो, मतलब यूजी तभी जीरो बन सकता है डी को सबसे ज्यादा से ज्यादा लिया जाए हमको, सबसे ज्यादा। लेकिन अगर ये 2 इंच के पाइप में हम यहाँ पे घुसा देंगे अगर सोर्स को तो घंटा होने वाला है, यहाँ से ऐसे ऐसे रेज आएंगे, ये तो डी बहुत छोटा हो गया, बहुत छोटा होने के वजह से यूजी बहुत बड़ा हो गया। तो फिर दारू पीते हैं दारू तो क्या होगा, हम लोगों को कभी कभी आदमी डबल डबल दिखता है, पता है ना, वो ऐसा हो जाएगा, फिल्म के अंदर भी सब चीज डबल डबल दिखेगा। तो कहने का मतलब ये है आपको यहाँ पे नहीं लगा सकते, अगर यहाँ लगा दिया होता तो ये सिस्टम बन जाता है, यहाँ पे मैं दिखाया हुआ है ना, ये डबल वॉल सिंगल इमेज बन जाता। लेकिन छोटे इंच के पाइप में 89 mm से बिलो का जो पाइप रहता है, डाया का पाइप रहता है, उसमें भाई ये सब चीज पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे चिपकाना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए सोर्स को आपको यहाँ पे चिपकाना पड़ेगा, SOURC सोर्स, ठीक है। यहां से ऐसे ऐसे रेज आएंगे, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेज आएंगे तो समझो यहाँ पे ऐसा आपने कोई फिल्म चिपकाया हुआ है, ये फिल्म है, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं फिल्म, ये फिल्म है। अभी फिल्म के ऊपर रेज आएंगे तो वो इलिप्स प्रॉपरली खुल जाए, इसके लिए सोर्स को थोड़ा टेढ़ा रखना है तो इलिप्स प्रॉपर खुलेगा और आपको इमेज चकाचक एकदम राउंड टाइप का मिलेगा, एकदम कंगन जैसा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये भी फायदा मिलेगा। एक मिनट, एक साइन सर्टिफिकेट साइन कर लेता हूँ, 2 सर्टिफिकेट है ना इसका, ओके पेन। आगे बढ़ते हैं। अभी देखो ये डबल वॉल डबल इमेज इसके लिए है कि मेरे भाई यहाँ पे तीसरा है डबल वॉल डबल इमेज। ये यहाँ पे छोटा सा 2 इंच का पाइप है, 89 mm बिलो डाया का पाइप है, यहाँ पे हमने सोर्स रखा, यहाँ से ऐसे रेज आया, यहाँ से ऐसा फिल्म हमने चिपकाया, ये जो है फिल्म। तो इसमें क्या होगा, ये यहाँ से एक वॉल पास करेगा एक्सरे, फिर ये दूसरा वॉल पास करेगा, मतलब इमेज जो है वो डबल वॉल तो हो ही गया, और इमेज जो इसमें आएगा एकदम ऐसा कंगन टाइप का राउंड राउंड में आएगा और डबल इमेज आएगा। इसके लिए उसको बोलते हैं डबल वॉल डबल इमेज। अभी इसमें देखो, इसमें आप IQI यहाँ पे लगाना है, ठीक है, सोर्स साइड में आपको सोर्स साइड ही प्रीफर करना है। कुछ भी नहीं पॉसिबल है तो ही आपको फिल्म साइड यहाँ पे IQI चिपकाने के लिए आना है, लेकिन यहाँ पे आपको प्रीफर नहीं करना है,
याद रखो। लेकिन जानबूझ के टेक्नीशियन क्या करेगा, यहाँ पे ही चिपकाएगा, उसको सेंसिटिविटी मतलब आईक्यू जल्दी से अच्छा दिखेगा ना, उसको ज्यादा से ज्यादा उसको डेंसिटी में कम कम पास होना पड़ेगा। यहाँ से जैसे ही रेज आया सीधा यहाँ, अगर यहाँ पे आईक्यू लगाया हुआ है तो सीधा फिल्म के ऊपर वो फिर उसका इमेज छप जाएगा। लेकिन यहाँ पे आईक्यू होगा तो यहाँ से आएगा, फिर वही रेज फिर ये दो वॉल को पास करेंगे, फिर वो इमेज हमारे फिल्म के ऊपर जाएगा, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसी की वजह से टेक्नीशियन को हमको ध्यान रखना है, पकड़ भी लेना है, कभी कभी नाइट में सर्वेलेंस भी करते रहना है कि वो बराबर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन घंटप्पा यहाँ पे कौन ऐसा करता है? सऊदी में तो हमने देखा है पीआईडी टू रन घूमता रहता है, 2 रन घूमता रहता है, जैसे ही आरटी क्लोज किया उसने छकड़ी घुमाया क्लोज करने के लिए, तुरंत पहुंच जाता है, भाई तुमने आईक्यू कहां लगाया दिखा, वरना कोई ऑप्शन नहीं है, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वही एक ज्यादातर एकदम कारगर ऑप्शन है। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे नहीं थे, हम लोग थे IQI कौन सा कैसे लगाने का। ठीक है, अभी समझो मेरे पास ये 4 सेट में बोला A B C and D 4 सेट है। अभी मेरा 12 mm थिकनेस है, समझो एग्जांपल के तौर पे मेरे पास 12 mm थिकनेस का मुझे लॉन्ग सिम का RT करना है, तो मुझे सोर्स साइड मैंने IQI लगाया है। अभी आपको पता चल गया सोर्स साइड IQI, फिल्म साइड IQI। देखो सिंपल 12 mm का थिकनेस है तो इसमें आएगा, इसमें आएगा, तो ये 7 नंबर का आपका IQI कंपलसरी दिखना ही चाहिए। दिस इज द रूल्स। 7 नंबर का IQI दिखेगा, 7 नंबर का वायर टाइप आपको दिखेगा, तब आपको प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं ये बोलूं कि यहाँ पे 7 नंबर जो है वो इसमें आता है, राइट, ये सेट बी में आता है 7 नंबर। अभी 7 नंबर दिखना ही चाहिए कंपलसरी। इसका मतलब देखो ये 11 जो है वो ज्यादा थिकनेस वाला, देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाएंगे, फिर 6 7 8 9 10 ऐसे जाएंगे। तो देखो ये सबसे सेट ए में सबसे मोटा थिकनेस वाला 6 नंबर है, उससे कम थिकनेस वाला 5, इसके कम थिकनेस 4, इसके कम थिकनेस 3, इसके कम थिकनेस 2, इसके कम थिकनेस 1। तो ऐसे आप जाते जाएंगे, वैसे थिकनेस कम होता जाएगा। नीचे से आप ऊपर जाएंगे तो थिकनेस कम होता जाएगा, तो नीचे वाले का थिकनेस सबसे ज्यादा रहेगा। याद रखो जो नीचे वाले का थिकनेस है सबसे ज्यादा रहेगा। दूसरा मैं यहाँ पे दिखाता हूं, यहाँ पे जो नंबर का ज्यादा थिकनेस है वही दिखाया जाता है। तो सेट ए वायर जो है वो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूं। देखो ये सेट ए वायर टाइप IQI है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 6 नंबर लिखा है। 6 नंबर का मतलब ये होता है कि सबसे मोटा थिकनेस, लार्जेस्ट वायर थिकनेस। तो ASTM A1A है, ये 1A। अभी ये जो है वो सेट ए है। अगर यहाँ पे बी है तो सेट बी है, यहाँ सेट सी, सेट डी, ये सभी जगह पे वायर का नंबरिंग सिस्टम किया गया है। यहाँ पे भी सेट बी में सबसे ज्यादा थिकनेस वाला 11 है, सेट सी में ज्यादा थिकनेस वाला 16 है, सेट डी में ज्यादा थिकनेस वाला क्या है 21 है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे देखो ये ऐसे आगे देखो, इसमें सेट ए की बात करते हैं तो सबसे मोटा थिकनेस 6 है, सेट बी में सबसे मोटा थिकनेस 11 है, सेट सी में सबसे मोटा थिकनेस 16 है, सेट डी में सबसे मोटा थिकनेस 21 है। तो आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आया होगा। अभी बात करते हैं हमारा 12 mm थिकनेस का। 12 mm थिकनेस का मुझे लॉन्ग सिम हो रहा है, शॉर्ट सिम हो, मुझे उसका कौन सा IQI लगाना है। तो पहले तो आप लोग ये देख लीजिए कि कौन सा IQI मुझे, कौन सा वायर दिखना चाहिए, 7 नंबर का वायर दिखना चाहिए। ठीक है, तो अभी देखो ये यहाँ पे 7 नंबर का वायर इसमें आता है, राइट, इसमें आता है, मतलब 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 वायर दिखने चाहिए जब आप IQI चेक करते हैं, जब RT फिल्म चेक करते हैं तब। अभी मैं आपको ये बोलूं कि यहाँ पे एक दिखा देता हूं आपको, तब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। A1C आया, A1B आया, A1C आया। देखो यहाँ पे A1 है, 2 है, 3 है, 4 है, दिख नहीं रहा है शायद आपको। तो टोटल ऐसे 6 वायर होंगे, तो 11, उसके बाद ये 10, इसके बाद ये 9, ये 8 और 7। तो ये पूरा का पूरा इतना वायर आपको दिखना चाहिए, ये लास्ट वाला नहीं दिखेगा तो चलेगा। ठीक है, ऐसा। अभी मैं आपको ये बोलूं कि यहाँ पे थिकनेस समझो आपने सोर्स साइड नहीं लगाया है, आपने लगाया है फिल्म साइड। ठीक है, आपने फिल्म साइड लगाया है ये IQI,
तो आपका बी सेट का फिल्म साइड तो 6 नंबर का वायर दिखना चाहिए। इसका मतलब कि सेट बी अगर आपने यूज किया है तो पूरा का पूरा 6 का 6 वायर, मतलब 6 वायर होते हैं ना सेट बी में, 6 7 8 9 10 11, तो मतलब पूरा का पूरा वायर दिखना चाहिए। अभी दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। चलो कोई यहाँ पे बोल सकता है मेरे पास 50 नहीं 80 mm थिकनेस है। चलो 80 mm थिकनेस किस में आएगा? 80 mm इसमें आएगा, 63 mm थ्रू 101.6 mm में आएगा। देखो ये है IQI कैसे सिलेक्ट करते हैं उसका टेबल है। यहाँ पे मिनिमम सिंगल वॉल मटेरियल थिकनेस का रेंज आप कौन सा ले रहे हैं वो है। अगर आपने IQI सोर्स साइड लगाया है तो मिनिमम एसेंशियल वायर कौन सा दिखना चाहिए वो लाइन है। अगर आपने फिल्म साइड IQI लगाया है तो वायर टाइप IQI में कौन सा मिनिमम दिखना चाहिए वो लाइन है। समझो आपका 80 mm थिकनेस है, चैट बॉक्स में प्लीज आप डालिए कौन सा वायर आपको दिखना चाहिए अगर मैं सोर्स साइड से लगाएगा तो इसका लाइन आता है ये। तो मतलब 13 नंबर का वायर दिखना चाहिए, राइट? 13 नंबर का वायर दिखना चाहिए। तो मुझे ये बोलो 13 नंबर का वायर पहले आता है सेट सी में, तो हम लोगों को तो वन सेट सी वाला यूज करना पड़ेगा। उसमें 13 नंबर का वायर यहाँ पे कंपलसरी दिखना चाहिए। ये सेट सी में 13 नंबर यहाँ पे आता है, मतलब 1 2 3 4 मिनिमम आपकी आरटी फिल्म के अंदर 4 वायर दिखने चाहिए, तभी जाके आपका आरटी फिल्म का सेंसिटिविटी 2% माना जाएगा। इसका मतलब आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपका आरटी फिल्म के अंदर ये 13 नंबर है, उसका थिकनेस अगर mm में 1.27 mm है, IQI जो वायर है वायर उसका थिकनेस है 1.27 mm थिकनेस, वो 13 नंबर का आपको दिख गया। तो अगर दिखा 1.27 mm तो 1.26 mm का डिसकंटिन्यूटी आपको नहीं दिखेगा। 1.27 से ज्यादा जो लेंथ सॉरी थिकनेस का डिसकंटिन्यूटी होगा वही दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने 12 नंबर की बात की थी तो 7 नंबर का वायर था, तो उसमें जनरली ये 0.33 mm थिकनेस से बिलो थिकनेस का कोई भी डिसकंटिन्यूटी या पोरोसिटी होगा तो आपको घंटप्पा भी नहीं दिखने वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये एसेंशियल वायर है। तो शायद दिख जाए, देखो ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, शायद ऐसा भी हो आपको 7 नंबर का वायर बोला गया है लेकिन 6 नंबर का भी दिख रहा है, तो 6 नंबर का दिख रहा है तो इसका मतलब आरटी फिल्म का सेंसिटिविटी बहुत अच्छा है। देखो हम लोग अभी आरटी फिल्म को एक्सेप्ट रिजेक्ट कर रहे हैं, हम लोग डिसकंटिन्यूटी को एक्सेप्ट रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग इंटरप्रिटेशन अभी नहीं कर रहे हैं डिसकंटिन्यूटी का। अभी हम लोग आरटी फिल्म बराबर धोया हुआ है, आरटी फिल्म का अंदर पे प्रॉपरली धोया है या एजीबीआर का जो फिल्म है वो प्रॉपर क्वालिटी का यूज किया है कि नहीं किया है, आरटी फिल्म में सेंसिटिविटी 2% बराबर है कि नहीं है, वही बात आपको समझ में आया होगा। ये 1 नंबर है, यहाँ पे उसका ये थिकनेस है वायर का 2 नंबर 0.1 थिकनेस, 3 नंबर 0.13 थिकनेस, 4 नंबर 0.16 थिकनेस, 5 नंबर का 0.2 थिकनेस, 6 नंबर का 0.25 में। तो काउंस में जो दिया गया है वो mm में थिकनेस दिया गया है, बाहर इंच में है, तो और नया कोई रॉकेट नहीं है, इंच को mm में कन्वर्ट करो तो हो जाएगा। तो ये बोलूं मेरे पास 150 mm थिकनेस है, कितना? 150 mm, लास्ट एग्जांपल, ठीक है? 150 mm थिकनेस है, तो ये 150 mm मेरा इसमें आएगा, मतलब मुझे IQI में 14 नंबर का वायर दिखना चाहिए। 14 नंबर का IQ जो दिखना चाहिए तो वो किस में आता है? वो सेट सी में आता है। सेट सी में अगर 14 नंबर का आएगा तो इसका मतलब मुझे नीचे से पहला सबसे मोटा वाला वायर पहले दिखेगा, तो 16 नंबर का दिखेगा, 15 नंबर का दिखेगा, और 14 नंबर का भी वायर अगर दिख गया तो वेल एंड गुड, वो फिल्म का सेंसिटिविटी ओके है। इसका मतलब आपको यह भी समझना है कि 1.6 mm वो 14 mm का थिकनेस था, 14 mm वायर का थिकनेस था, तो 1.6 mm से बिलो डिसकंटिन्यूटी, बिलो थिकनेस का कोई भी डिसकंटिन्यूटी होगा हमको घंटा भी नहीं दिखेगा, और इसके ऊपर का डिसकंटिन्यूटी है उसके थिकनेस से 1.6 mm थिकनेस से ज्यादा थिकनेस वाला डिसकंटिन्यूटी वो दिखेगा। और ऐसा ना हो कि आप ऐसा नहीं सोचने का ऐसा क्या उठा बना 14 नंबर का मुझे बोला गया है लेकिन मुझे 12 नंबर का वायर तक भी दिख रहा है, तो दिस इज वेल एंड गुड, ये कोई नया रॉकेट नहीं है, ये दिस इज वेल एंड गुड, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगर 12 नंबर का दिखा तो इसका मतलब ये भी समझना है आपको 1.02 mm थिकनेस से बिलो थिकनेस हमको नहीं दिखेगा, उससे अबव थिकनेस होगा वो दिखेगा। चलो
अभी ये 14 नंबर में बोला, लेकिन उसी ने सोर्स साइड लगाया था तो, लेकिन वही 14 नंबर की जगह 13 नंबर दिखना चाहिए अगर फिल्म साइड लगाया है तो। इसका मतलब ये हुआ कि आप फिल्म साइड लगाएंगे तो और स्ट्रिंज हो गया, और सेंसिटिविटी स्ट्रिंज हो गया। क्यों? क्योंकि उसको मैं अभी आपको समझाया ना, यहाँ पे कहां पे, यहाँ पे समझा है ना। समझो IQI में यहाँ पे लगाता हूँ फिल्म साइड में, तो फिल्म साइड में तो टेंशन नहीं होगा, यहाँ से जैसे ही एक्सरे आया और ये IQI के ऊपर पड़ा और सीधा फिल्म के ऊपर उसका पेनेट्रेशन कर देगा, तो मजा आ जाएगा। तो उसको तो लाइव झिंगालाला जैसा हो जाएगा। टेक्नीशियन को अगर थोड़ा भी धोने में भी गलती करेगा तो भी, अगर थोड़ा बहुत चलने वाला लायक है तो फिर वो यहाँ पे IQI जो है फिल्म साइड लगाया हुआ है, और हमको क्या बोलेगा, हमको बोल साहब मैंने तो IQI जो है ना वो सोर्स साइड ही लगाया है साहब, हमने गलती नहीं किया, घंटा गलती नहीं किया है, उसने यहाँ पे फिल्म साइड जानबूझ के लगा दिया है, और एफ भी नहीं डालता है। अगर एफ नहीं डालता है तो इसका मतलब सोर्स साइड हो गया, हमको उठा बनाएगा वो, तो ऐसा होने का चांसेस है। तो आपको सतर्क रहना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं अभी। तो देखो अभी समझो यहाँ पे लगाया, अंदर में लगाया, तो बाहर लगाया तो 14 mm का, 14 नंबर का वायर दिखना चाहिए, अंदर लगाया तो 13 नंबर का वायर दिखना चाहिए। अभी देखो 13 नंबर का थिकनेस और कम है, देखो 1.27, मतलब स्ट्रिंज होता जाएगा। जैसे ही आप फिल्म साइड लगाओगे तो जो आपका सेंसिटिविटी है थोड़ा स्ट्रिंज बनेगा। उसी की वजह से आपको ऐसा ही प्रिफर करना है कि सोर्स साइड वो IQI लगाए। चलो ये बात हो गया वायर टाइप IQI का, सेट ए, सेट बी, सेट सी वगैरह सब चीज का। ठीक है, अभी हम लोग वापस हमारे ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं। कहाँ थे हम लोग? यहाँ पे देखो, ये डिटरमाइन द थिकनेस एंड थिकनेस रेंज ऑफ द मटेरियल टू बी एग्जामाइन। कौन सा थिकनेस रेंज में कौन सा IQI, वायर टाइप IQI यूज करना है वो समझ में आ गया। 5 लोग ओके कर देंगे तो मैं आगे बढ़ेगा, अदरवाइज ये पॉइंट वापस समझाएगा। ये पॉइंट मैं बोल रहा हूं, डिटरमाइन द थिकनेस और थिकनेस रेंज ऑफ द मटेरियल टू बी एग्जामाइन। कौन सा थिकनेस का रेंज का आपको IQI सिलेक्ट करना है, वो वहां पे ऑलरेडी टेबल दिया गया है। ये जो टेबल है उसको आपको फॉलो करना है। ये ASME का टेबल है, ये टेबल को प्रिंट मार के आपके RT रूम में जनरली बहुत सारे लोगों ने चिपकाया ही रहता है। यहाँ पे जनरली कुछ नहीं है, यहाँ पे थिकनेस का पूरा रेंज दिया गया है, कौन सा वायर किस में दिखने चाहिए वो सब चीज लिखा गया है। नया कोई रॉकेट नहीं है, बाकी तो आपके पास है ही, सेट ABCD ऐसा वायर है ही। ठीक है, वो कौन सा यूज करना है वो तो आपको पता ही है। ओके, माय गॉड, 3 3 6 7 8 9 10 12 लोगों ने ओके कर दिया। अभी आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, सबसे पहले हम लोग IQI कैसे बनते हैं वहां से स्टार्ट करते हैं। ये IQI है ऐसा, ये देखो क्या लिखा है, विनाइल प्लास्टिक। विनाइल प्लास्टिक, उसका थिकनेस जो है 1.52 mm। ये जो प्लास्टिक है इसके प्लास्टिक के अंदर बांध के रखना पड़ेगा। अगर प्लास्टिक के अंदर लेमिनेशन करके नहीं रखा तो कांड क्या होगा? अरे भाई ये वायर है ना, ये 1 2 3 4 5, उसको रखेंगे कैसे? उसको कोई तो थोप के रखना चाहिए, कोई तो पकड़ के रखना चाहिए। तो ये प्लास्टिक है वो यूज करना है आपको, लेमिनेशन जैसा होता है, नया कोई रॉकेट नहीं है, लोगों ने देखा होगा। तो वेल एंड गुड, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है ये प्लास्टिक है, लेकिन प्लास्टिक का थिकनेस भी क्लियरली कोड में मेंशन किया है, उससे ज्यादा देखो 5.52 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम लिखा है, मैक्सिमम। उससे ज्यादा, उससे कम होगा तो वेल नो प्रॉब्लम, पर उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये प्लास्टिक का थिकनेस देखो, कोड बहुत एक चीज डेप्थ में बोलता है। ओके, ये ASTM भाई साहब जो यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ा सा अक्षर में, वो है लीड लेटर है, लीड का लेटर है। जो लोग ऑफलाइन आते थे उसको तो मैं दिखाया ही है लीड लेटर कैसा होता है, जनरल सिंपल चीज होता है, नया कोई रॉकेट नहीं है। लेकिन वो लीड का थिकनेस जो है वो 6.35 मिनिमम लिखा है। क्या लिखा है? मिनिमम उतना चाहिए, मिनिमम उतना चाहिए, मैक्सिमम नो प्रॉब्लम, लेकिन मिनिमम आपको 6.35 चाहिए। ठीक है, अभी 6.34 चलेगा कि नहीं चलेगा? 6 mm का हमारा ASTM लिखा हुआ है, थिकनेस 6 mm है, तो चलेगा कि नहीं चलेगा? कोई चैट बॉक्स में बोल सकता है। मेरा लीड लेटर यहाँ पे कोड ऐसा बोलता है मिनिमम 6.35 तक एक्सेप्ट है। तो मेरा अभी यहाँ पे 6 mm का थिकनेस वाला मैं लीड यूज करूं तो चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं, नहीं चलेगा। ठीक है, ये नहीं चलेगा। आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमम आप यूज कर सकते हैं, मिनिमम नहीं। तो ASTM है वो लीड है, उसका थिकनेस 6.35 है। ये पॉली विनाइल प्लास्टिक है, उसका थिकनेस 1.55 है, 52 mm है, वो भी चलेगा। उससे मतलब वो मैक्सिमम है, उससे मिनिमम
आगे नहीं कर सकते, मैक्सिमम लिमिट दिया गया है, मिनिमम रख सकते हैं, मैक्सिमम नहीं जा सकते हैं। दूसरी बात, अभी ये जो IQI है यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है मेरे भाई, ये IQI के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए? तो ये भाई ये IQI के बीच में 5.08 mm का डिस्टेंस होना चाहिए, और नॉट मोर देन, क्या लिखा है? नॉट मोर देन, इससे ज्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। कम होगा तो चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। क्या लिखा है? दो वायर के बीच में डिस्टेंस, ये बहुत सारा डेप्थ में है भाई, अभी तो मैं इसका डिजाइन के ऊपर जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ये जो है हमारा, ये 1 नंबर है, वो ए नंबर है, वो ए नंबर है सेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब ए सेट यूज किया, बी सेट यूज किया, सी सेट यूज किया कि डी सेट यूज किया। अगर ए सेट यूज किया तो यहाँ पे ए लिखा है, बी सेट यूज किया तो वहां पे बी लिखा है, सी सेट यूज किया है तो वहां पे सी लिखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये 6 नंबर है, वो सबसे मोटा, जो ए सेट में सबसे मोटा कौन है? 6 नंबर। बी सेट में सबसे मोटा कौन है? 11 नंबर। सी सेट में सबसे मोटा कौन है? 16 नंबर। और डी सेट में सबसे मोटा कौन है? 21 नंबर। तो ये नंबरिंग सिस्टम यहाँ पे सबसे मोटा है, उसी का नंबरिंग सिस्टम है। ये वायर 6 वायर IQI स्पेसिंग है, ये IQI स्पेसिंग 5.05 से नॉट मोर देन 5.08 mm से ज्यादा नहीं होना। ओके, अभी ये IQI का लंबाई कितना होना चाहिए? ये IQI का लंबाई मेरे भाई, ये लिखा है मिनिमम, क्या लिखा? लेंथ, मिनिमम लिखा है, मिनिमम उसका 25.4 होना चाहिए। तो 25 चलेगा कि नहीं चलेगा? कोई बोल सकता है 25 चलेगा कि नहीं चलेगा? नो, नहीं चलेगा। यस, नहीं चलेगा। वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने आंसर दे दिया है, नहीं चलेगा, 25 नहीं चलेगा, उसका मिनिमम जो लेंथ है 25.4 से ज्यादा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अभी ये नंबर भी हमने समझ लिया, ये समझ लिया, ये समझ लिया, ये समझ लिया, ये सब समझ लिया। रही बात इसकी, ये है मटेरियल ग्रुप नंबर है। ऐसे टोटल 6 ग्रुप नंबर है, सॉरी 8 ग्रुप नंबर है। 8 ग्रुप नंबर में 01, 02, 03 ये लाइट के लिए है, लाइट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के हिसाब से, और 1 और है 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो 5 ए और 3 ए, तो कितना हो गया? टोटल 8 ग्रुप है। तो यहाँ पे कभी 1 नंबर भी हो सकता है, कभी 2 नंबर हो सकता है, कभी 3 नंबर हो सकता है, कभी 5 नंबर, या कभी 6, सॉरी नॉट 6, 5, उसके बाद 01 भी हो सकता है, 02 हो सकता है, 03 भी हो सकता है। अभी इसका मैं पूरा डिटेल में एक एक पॉइंट समझाता हूं, ठीक है। देखो, ये जो है यहाँ पे मटेरियल ग्रुप सिस्टम है, ठीक है। अभी मटेरियल ग्रुप सिस्टम, तो मैं ऐसा बोलूं कि ये IQI जो है 1A वाला, मैं वो निकल बेज एलॉय में या एल्यूमिनियम में यूज कर सकता हूं? नहीं, नहीं, ये नहीं कर सकता है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, मटेरियल ग्रुप नंबर जनरल। जनरल क्या है उसमें? मटेरियल हैव बीन डेजिग्नेटेड 8 ग्रुप बेस्ड ऑन देयर रेडियोग्राफिक एब्जॉर्प्शन कैरेक्टरिस्टिक। रेडियोग्राफिक एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के हिसाब से कुछ मटेरियल ऐसे है, लीड जैसा मटेरियल है मेरे भाई, वो तो एक्सरे को पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। पूरा का तो ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन बहुत सारा एब्जॉर्प्शन, उसका कैपेसिटी ज्यादा है एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन पेनिट्रेशन चैप्टर नंबर 2, उसमें मैं पूरा डिटेल में डिस्कस किया है कि रेडियोग्राफी जो है हमारा पूरा का पूरा एब्जॉर्प्शन पेनिट्रेशन प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। तो एब्जॉर्प्शन मुझे नहीं बोलने का, अभी मुझे एब्जॉर्प्शन समझाना नहीं है, वरना 1 घंटा उसमें चला जाएगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे मटेरियल ग्रुप हैज बीन डिजाइन, 8 ग्रुप है उसके, 8 कितने? 8 ग्रुप। एक एक ग्रुप का पूरा डिस्कस करते हैं, बेस्ड ऑन देयर रेडियोग्राफिक एब्जॉर्प्शन के हिसाब से उसका ग्रुपिंग सिस्टम किया गया है। ग्रुप 03, 02, 01 लाइट मेटल एंड ग्रुप 1 to 5 हैवी मेटल। देखो 03, 02 एंड 01 उसमें एब्जॉर्प्शन थोड़ा कम है, और एकदम हल्का मेटल है, जैसे एल्यूमिनियम है वो एकदम हल्का है, ठीक है। तो उसी की वजह से वो सब चीज का ग्रुपिंग सिस्टम 03, 02, 01 है, वो उसको लाइट मेटल ग्रुपिंग सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइट मेटल। अगर वेट, जिसका वेट ज्यादा है तो उसको हैवी मेटल बोलते हैं। वो ग्रुप है 1 से लेके 5 का है, ठीक है। लाइट मेटल ग्रुप मैग्नीशियम है,
एल्यूमिनियम है, टिटेनियम है, एकदम हल्का है। तो मैग्नीशियम है, उसको 0.3, अगर मैग्नीशियम में IQI यूज करना है वो तो 0.3 लिखा होगा। अगर मुझे एल्यूमिनियम में करना है यूज तो 0.2 लिखा होगा, टिटेनियम में 0.1 लिखा होगा। तो सभी में इसका मतलब ये हुआ 1A लिखा वाला मेरा IQI है वो मैं मैग्नीशियम में यूज कर सकता हूं, घंटा भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसका IQI जो वायर है, वायर का मटेरियल है वो अलग है, उसका ग्रुपिंग सिस्टम अलग है, उसका ग्रुप सिस्टम 1 था, उसी की वजह से उसको यूज वहां पे कार्बन स्टील स्टेनलेस स्टील में किया गया था। वो एल्यूमिनियम में, मैग्नीशियम में और टिटेनियम में नहीं यूज कर सकते। अभी 0.1 है, यहाँ पे 1 नहीं है, ठीक है, 0.1 है तो टिटेनियम है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लाइट मेटल ग्रुप मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, टिटेनियम are identified 02 and 03, 02 and 01 respectively for their predominant alloying consistent। मतलब उसका जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है उसके हिसाब से ये ग्रुपिंग सिस्टम किया गया है। तो मटेरियल आर लिस्टेड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेडिएशन एब्जॉर्प्शन। अभी देखो ये मैग्नीशियम में थोड़ा ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, उससे थोड़ा कम किसमें होगा, सॉरी मैग्नीशियम में ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, उससे थोड़ा ज्यादा एल्यूमिनियम, उससे ज्यादा टिटेनियम में। तो यहाँ पे इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग द रेडिएशन एब्जॉर्प्शन, रेडिएशन एब्जॉर्प्शन ये तीनों में से देखो लेवल 3 जब आप एग्जाम देने जाएंगे ना तब आपको पूछा जाएगा मैग्नीशियम ज्यादा एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, एल्यूमिनियम का ज्यादा एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है कि टिटेनियम का ज्यादा एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है। ओके, मैं मानता हूं कि एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी तीनों का कम है, लेकिन उसको लाइट मेटल के हिसाब से, बाकी मैं स्टेनलेस स्टील उसके सामने रख दूं तो, मैं इसके सामने लीड रख दूं तो इसका मतलब किसी ने सही आंसर दिया है, टिटेनियम जो है, टिटेनियम है उसका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम से ज्यादा है। चलो ये बात समझ में आ गई, लाइट मेटल का 03, 02, 01 समझ में आ गया। अभी बात करते हैं तो हैवी मेटल ग्रुप। हैवी मेटल ग्रुप कौन कौन से है, तो के स्टील, कॉपर बेस, निकल बेस, किंडर अलोय, काइंडर अलोय आर आइडेंटिफाई 1 through 5, 1 से 5 में उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। द मटेरियल इंक्रीज द रेडिएशन एब्जॉर्प्शन विथ इंक्रीज द नंबरिंग डिजिग्नेशन। जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे उसका जो रेडिएशन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो भी बढ़ता जाएगा। मटेरियल ग्रुप की बात करते हैं, मटेरियल ग्रुप 01 की बात करते हैं, मतलब ये मैग्नीशियम नहीं, सॉरी ये टिटेनियम की बात कर रहे हैं, ठीक है, टिटेनियम। Image quality indicator shall be made of titanium or titanium shall be predominant alloying consistent। देखो एक मिनट, थोड़ा पानी पी लेता हूं। ओके, ग्रुप 1 जो है इमेज क्वालिटी इंडिकेटर शेल बी मेड टिटेनियम और टिटेनियम। देखो ये ग्रुप 1 का IQI जो है ना, IQI वो किससे बनाया हुआ है, टिटेनियम से बनाया हुआ है, या तो टिटेनियम शेल बी प्रिडोमिनेंट अलोइंग कंसिस्टेंट, मतलब जो प्रबल जिसका ये उसके साथ कंपैरिजन ज्यादा है वैसा, ये टिटेनियम से बनाया हुआ है वैसा, ठीक है, सर्वाधिक सबसे ज्यादा उसका जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी रहेगा उसके हिसाब से, टिटेनियम का ग्रुप के सिस्टम के हिसाब से, टिटेनियम जैसा एब्जॉर्ब करता है वैसा कोई मटेरियल का, या तो टिटेनियम जैसा ही, या तो खुद टिटेनियम का ही वायर हो, ठीक है, ऐसा। ओके, यूज ऑल अलॉय ऑफ विच टिटेनियम इज प्रेडोमिनेंट अलोइंग कंसिस्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मटेरियल 02 है, मटेरियल ग्रुप 02 है, तो इमेज क्वालिटी इंडिकेटर IQI शेल बी एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम शेल बी प्रेडोमिनेंट अलोइंग एंड कंसिस्टेंट, यूज ऑल अलॉय शेल बी एल्यूमिनियम एंड प्रेडोमिनेंट अलोइंग कंसिस्टेंट, मतलब इसमें एल्यूमिनियम का बनाया होगा या एल्यूमिनियम बेस जैसा उसका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी वैसा मटेरियल का बनाया होगा। ओके, मटेरियल ग्रुप 3 इमेज क्वालिटी इंडिकेटर शेल बी इमेज मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम शेल बी प्रेडोमिनेंट अलोइंग कंसिस्टेंट, उसका बनाया होगा, या यूज ऑन ऑल अलॉय विच मैग्नीशियम इज द प्रेडोमिनेंट अलोइंग कंसिस्टेंट। ओके, अभी हमारा आता है 1 नंबर,
ठीक है, 1 नंबर की बात आती है, क्योंकि हम लोग तो ज्यादातर हमने तो क्या देखा है भाई, 1A 1B 1C 1D ऐसा ही हमने ज्यादातर देखा है। तो 1 जो है इमेज क्वालिटी इंडिकेटर शेल बी मेड कार्बन स्टील का हो सकता है, या तो टाइप 300 सीरीज ऑफ स्टेनलेस स्टील का भी बना हो सकता है। देखो भाई समझो बात, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कार्बन स्टील का भी बना हो सकता है, हम लोग जो यूज करते हैं कार्बन स्टील स्टेनलेस स्टील में उसकी बात कर रहे हैं, तो कार्बन स्टील का भी बना हो सकता है, उसको अदरवाइज 300 सीरीज का स्टेनलेस स्टील का भी बना हो सकता है। ठीक है, अभी बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, सर मेरे पास कार्बन स्टील का IQI है, वो मैं स्टेनलेस स्टील में यूज कर सकता हूं? यस, उसमें ग्रुप नंबर 1 है, तो वो ग्रुप नंबर 1 में ही कार्बन स्टील आता है, ग्रुप नंबर 1 में ही स्टेनलेस स्टील 300 का सीरीज आता है, तो वो IQI कार्बन स्टील में भले यूज किया, वो स्टेनलेस स्टील में भी आपको यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे कोड अलाउ करता है। सिंपल बात, आगे बढ़ते हैं। यूज द ऑल कार्बन स्टील, लो अलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील, मैग्नीशियम निकल अलॉय ब्रॉन्ज सुपरस्टोन, वो सभी में हम लोग ये IQI यूज कर सकते हैं। कैसा बनाया हुआ? कार्बन स्टील का IQI बनाया हुआ है, या तो फिर 300 सीरीज स्टेनलेस स्टील का IQI है, वो दोनों में से या कोई एक, या तो दोनों, जो भी आप समझो। वो IQI हम लोग कार्बन स्टील में भी यूज कर सकते हैं, लो अलॉय स्टील में भी यूज कर सकते हैं, स्टेनलेस स्टील में भी यूज कर सकते हैं, मैंगनीज निकल एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज सुपरस्टोन में भी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा है कि मैं मैंगनीज निकल एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज सुपरस्टोन में यूज कर सकता हूं ये IQI, तो यस, वो ग्रुप 1 में ही आते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी नियरर सेम ही है, उसी की वजह से उसको भी कर सकते हैं। ग्रुप 2 की बात करते हैं। इमेज क्वालिटी इंडिकेटर शेल बी मेड एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज एलोय 623 स्पेसिफिकेशन B150M और इक्विवेलेंट उसका IQI बनाया हुआ है। समझो, आप ऐसा समझो कि एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज का IQI बनाया हुआ है, और वो जो है निकल बेज अलॉय ब्रॉन्ज, वो सब चीज में इक्विवेलेंट जो है उसका, या एल्यूमिनियम और उसके ब्रॉन्ज और निकल एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, सभी में वो IQI ग्रुप 2 वाला यूज कर सकते हैं। तो ग्रुप 2 वाला IQI है वो कार्बन स्टील में यूज नहीं कर सकते, ग्रुप 2 वाला है स्टेनलेस स्टील में नहीं यूज कर सकते। ग्रुप 2 है क्या? तो यहाँ पे लिखा हुआ एक सिस्टम है, ये जो है ना 1 ये मैं समझा रहा हूं, ये मैं समझा रहा हूं, मटेरियल ग्रेड नंबर है, यहाँ पे शायद 01 हो सकता है, 02 हो सकता है, 03 हो सकता है, 1 2 3 4 एंड 5, इसमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, अभी हम 1 है, इसका मतलब वो कार्बन स्टील वाला है, ऐसा हमको समझना है। स्टेनलेस स्टील का भी वो बना हो सकता है, ऐसा हमको समझना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मटेरियल ग्रुप 3, तो इंडिकेट IQI शेल बी मेड निकल एंड क्रोम आयरन अलॉय, किसका बनाया हुआ होगा वो IQI? निकल क्रोम आयरन अलॉय का बनाया हुआ होगा, एंड यूज ऑन द निकल क्रोम अलॉय एंड 18% निकल मर्जिंग स्टील। ठीक है, उसमें ओके। ये मटेरियल ग्रुप 4 क्या है? ग्रुप 4 जो है वो बनाया हुआ है मेरे भाई 70 to 30 निकल कॉपर अलॉय का बनाया हुआ है, मोनल मटेरियल का, तो ये डुप्लेक्स जैसा ही हो गया। ठीक है, और कॉपर निकल अलॉय में ये सब चीज का या उसके इक्विवेलेंट है, उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। ग्रुप 5 जो है एक ओके, इसका पहले ग्रुप 4 का बोल देते हैं, निकल कॉपर, ऑल निकल कॉपर अलॉय सीरीज, कॉपर निकल अलॉय सीरीज एंड ऑल ब्रॉन्ज। और ग्रुप 4 जो है इंक्लूडिंग द लीडेड ब्रॉन्ज इंक्रीज द attenuation with increasing in lead content, and this word will be equivalent to the using the lower group IQI। तो ये यहाँ पे इतने सारे चीज का हम लोग IQI यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं क्या समझा रहे हैं बहनचोद, ये सब की जरूरत क्या है? भाई जब लेवल 3 का एग्जाम देने जाओगे ना, तो ये सब चीज आपको एकदम डेप्थ में समझना पड़ेगा। जब आप कोई एल्यूमिनियम का आप RT करने जाओगे ना, तब ये सब चीज आपको याद आएगा। जब आप डुप्लेक्स का RT करने जाओगे ना, तब कौन सा IQI सीधा कार्बन स्टील का घुसा देंगे, फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा और बड़ा बम्बू फूट जाएगा और जॉब तो साइड पे चला गया होगा। ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारे लोग ऐसा होता है, RT हो गया है, सब इंटरनली एक्सेप्ट कर लिया गया है, जॉब चला गया है साइड पे, और यहाँ पे अभी TPI का विटनेस बाकी था, मतलब वो तो ऐसे ही हमने वो किया ना, कॉन्फिडेंस के ऊपर भेज दिया गया है। फिर हम जब TPI RT देखने आता है, डुप्लेक्स में भाई साहब ने यूज कर लिया है 1 नंबर का ग्रुपिंग सिस्टम यूज कर लिया है, वो IQI वहां पे यूज कर लिया, फिर पूरा का पूरा लॉन्ग सिंग का वापस साइड पे RT करने के लिए भेजना पड़ता है, फिर बैक आ जाता है।
समझे बात। ये सब चीज इंडिया में तो बहुत सारी जगह हम लोग मिस्टेक करते हैं, तो गल्फ कंट्री में तो ये सब चीज लोगों को मुंह पे रट्टा होता है, आरटीएफआई वाले को, आरटी वाले को, वहां पे तो स्पेशल टीमें बैठी हुई है, तो सब चीज, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे टीमें नहीं बैठी है, यहाँ पे भी टीमें बैठी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, नॉलेज नहीं होने के चक्कर में ये सब चीज कांड हो जाता है। पूरा का पूरा जॉब 1 करोड़ का, समझो हमने 50 करोड़ का जॉब बनाया और पेनल्टी आएगा 40 करोड़ का। क्यों? एक झाटू जैसा एक आईक्यूआई का सिस्टम की गलती की वजह से। आईक्यूआई कौन सा यूज करना है वो पता ही नहीं था, ऐसे ही घुसा दिया कार्बन स्टील का आईक्यूआई डुप्लेक्स में, समझे। तो ये सब चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा, आज नहीं तो कल, 5 साल के बाद या तो 10 साल के बाद ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ग्रुप 5 जो है वो इमेज क्वालिटी इंडिकेटर शेल बी मेड इन टीन ब्रॉन्ज alloy D and specification इसका ये रहेगा, वो use the bronze including gun metal and valve bronze or lead tin bronze higher lead content than valve base। ठीक है, ये सब चीज का यूज होता है, तो याद रखो ये IQI का क्या क्या मीनिंग है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं। अभी मैं आपको ये पूरा का पूरा समझा दिया 1 नंबर का भी क्या है, तो इसमें आई थिंक मेरे हिसाब से कुछ बाकी नहीं है, राइट। अभी देखो, डिटरमाइन द अलॉय ग्रुपिंग ऑफ द मटेरियल टू बी एग्जामाइंड, तो कौन सा ग्रुप मटेरियल में आप आईक्यूआई यूज कर रहे हैं वो मैं आपको समझाया, 01, 02, 03, 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये समझा दिया। अभी डिटरमाइन द थिकनेस एंड थिकनेस रेंज ऑफ द मटेरियल, तो ये चार्ट मैंने समझा दिया कि भाई कैसे थिकनेस के हिसाब से आपको कैसे कैसे यूज करना है, कौन सा थिकनेस में कौन सा आईक्यूआई यूज करना है वो मैं समझा दिया। इसके बाद सिलेक्ट द एप्लीकेशन आईक्यूआई रिप्रेजेंट द रिक्वायरमेंट आईक्यूआई थिकनेस ऑफ द अलॉय, तो आपका आईक्यूआई थिकनेस कौन सा रहता है, वो थिकनेस से कम थिकनेस वाला हम लोगों को कोई भी डिसकंटिन्यूटी वो नहीं मिलेगा, वो मैं आपको समझा दिया। अभी हम आगे बढ़ते हैं बी नंबर का आईक्यूआई। बी नंबर में भी यहाँ पे क्या क्या फर्क होता है मैं आपको इतना बोल देता हूं, शायद आपको ये लेंथ में फर्क आ जाए या तो ये एएसटीएम का लीड का थिकनेस में फर्क आ जाए, बाकी ये विनाइल प्लास्टिक सबका सेम रहेगा। ये डिस्टेंस भी शायद आपको चेंज हो जाए, लेकिन इसमें 1A और 1B उसमें कोई डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं है, सभी में सब चीज सेम है। लेकिन यहाँ पे C जो है इसमें यहाँ पे देखो थोड़ा 6.35 ये तो ठीक है, लेकिन 5.08 थिकनेस और दोनों के बीच में डिस्टेंस देखो यहाँ पे कितना हो गया, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस नॉट लेस देन 19 mm, मतलब यहाँ पे 19 mm ये चीज बन गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे 1 नंबर ही है ये भी पता है, सी नंबर कौन सा आईक्यू है वो पता है, यहाँ पे लॉन्गेस्ट वायर है वो भी आइडिया है, लेकिन यहाँ पे जो है वहां पे 1 इंच था, यहाँ पे 50.8 mm, मतलब यहाँ पे वहां पे 25.4 था, 25.4 था, यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया देखो, तो ये सी में थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो सभी में सब चीज सेम नहीं रहेगा और सबका ये थिकनेस भी चेंज हो जाएगा। आपको देखो यहाँ पे कितना था 25.4, मतलब ये वायर का विड्थ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विड्थ बोलेंगे या लेंथ बोलो, समझो लेंथ, समझो लेंथ इतना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, minimum distance between axes of the wire and not less than 3 times of the wire diameter and not more than 5.08। ठीक है, यहाँ पे यही चीज आपको 5 इतना मिनिमम इतना हो गया और मिनिमम डिस्टेंस इससे भी मोर देन नहीं, 19 से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, वो भी बोल दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये डी है। डी तो भाई बहुत कंफ्यूजन वाला है। यहाँ पे देखो ये लार्जेस्ट नंबर 21 है। अभी मैं ये बोलूं ये नंबर यहाँ पे है, ऊपर है, ये स्ट्रीम के जस्ट नीचे, ये सब में साला नीचे था, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ कुछ लोग यहाँ पे भी घुसा देते हैं, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई रॉकेट नहीं है, तो ऐसा टेंशन नहीं लेने का कि यहाँ पे इतना चेंज है। तो यहाँ पे भी सी एंड डी दोनों सेम है, यहाँ पे भी ये दोनों का बीच का देखो डिस्टेंस 19 mm यहाँ पे भी हो गया और यहाँ पे 50 का लेंथ हो गया, ये जो है हमारा लेंथ वो भी 50 का, मतलब थोड़ा मोटा हो गया, ऐसा है नो, और कोई फर्क नहीं है। और यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया, देखो ये दोनों वायर के बीच में यहाँ पे स्पेसिंग में 15.9.6 हो गया। तो आपको ये वायर का थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। कोई आपको पूछेगा कि ये क्या है, उसका थिकनेस 12.7 होता है, कोई पूछेगा ये 1 क्या है, तो आपको तुरंत अभी बताना है। कोई पूछेगा डी क्या है, कोई पूछेगा 21 क्या है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 21 आया है इसके लिए वही वायर दिखना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो सबसे मोटा जो वायर है उसका वो नंबरिंग सिस्टम है और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी
अभी ये वायर हमने साला बना तो लिया, लेकिन अभी इसमें थोड़ा और डेप्थ जाते हैं। ये जो वायर का डायामीटर है, ये समझो ये यहाँ पे 6 नंबर है, उसका डायामीटर 0.25 है। तो मुझे कौन सा डायामीटर में कौन सा, कभी कभी देखो मैन्युफैक्चरिंग जब हम करते हैं इसको, जो लोग वायर टाइप IQI बनाते हैं उसका डायामीटर का टॉलरेंस क्या होता है, उसका थिकनेस का टॉलरेंस क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा है देखो, अगर वो वायर इसके बीच में है डायामीटर तो उसमें टॉलरेंस 0.0025 होगा। अगर मैं आपको ये बोलूं 0.5 से अगर 1.6 का डायामीटर वाला है तो उसमें आपको 0.02 mm तक प्लस और माइनस का वो थिकनेस का डिफरेंस चलेगा। जनरली ये हम लोग थिकनेस गेज से भी मेजर करते हैं, या तो फिर क्या करते हैं वर्नियर से, लेकिन ये तो बहुत छोटा है तो वर्नियर से मुश्किल है, डिजिटल वर्नियर से शायद हो जाए, लेकिन हम लोग थिकनेस मीटर से भी चेक कर सकते हैं अगर करना है तो। वैसे वहां पे थिकनेस मीटर भी घंटप्पा नहीं बैठेगा, एकदम सुई जैसा है, तो वो कहां से बैठेगा, डी वायर में शायद बैठ जाए आपको, डी सेट में आपको बैठ जाए, लेकिन सी बी एंड ए सेट में नहीं बैठेगा। तो इसका एक अलग से इंस्ट्रूमेंट है वो, मतलब जो थिकनेस हम लोग चेक करते हैं ना, वैसा ही वो माइक्रोमीटर वगैरह सबसे भी हम लोग ये कर सकते हैं, डिजिटल वर्नियर से वगैरह सब चीज जो भी है देख लो आप, सबसे छोटा वाला है उससे, और इसका ये लिमिट है इसका मैन्युफैक्चरिंग का। अभी आगे बढ़ते हैं, मैं यहाँ पे वायर टाइप समझाया, लेकिन ये वॉल टाइप का है, ये पूरा का पूरा जो सीरीज है ना वो वॉल टाइप का है, ठीक है, वॉल टाइप का कल समझाएंगे, आज नहीं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग कहाँ पहुंचे थे, यहाँ पे मैंने बहुत सारे वायर टाइप IQI दिखाए गए हैं, वो आप देख लो। यहाँ पे देखो 1B सेट है, ये 1C है, यहाँ पे B है, ये वायर वॉल टाइप IQI है, ये वॉल टाइप IQI, यहाँ पे 4T वॉल है, ये 1T वॉल है, ये 2T वॉल है, ये थोड़ा बड़ा होता है, 2T वॉल कंपलसरी होता है। यहाँ पे लीड नंबरिंग है 2.6 है, यहाँ पे 3.4 है, इसमें भी बहुत सारे सिस्टम। यहाँ पे एक नॉच है, यहाँ पे देखो ऐसा नॉच है, यहाँ पे टिटेनियम लिखा हुआ है और ऐसा नॉच है, यहाँ पे 3.5, यहाँ पे 4.0 लिखा हुआ। ये सब चीज का धीरे धीरे डिस्कशन आगे आएगा, तो मैं अभी समझाता हूं। अरे ये तो कर लिया ना हमने, आगे बढ़ते हैं। अभी रेडियोग्राफिक इमेज जो IQI है वो थोड़ा बहुत आज स्टार्ट कर देते हैं। देखो, पेनेट्रामीटर इज अ डिवाइस whose image on the radiograph is usually determine the radiographic quality level, उसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। अभी मैं ये बोलो IQI ये घनचक्कर चीज है क्या, तो ये चीज आप रेडियोग्राफिक जब इमेज लेते हैं तब आपको उसका सेंसिटिविटी चेक करना पड़ता है, और वो सेंसिटिविटी डिटरमाइन करने के लिए, ये रेडियोग्राफिक क्वालिटी चेक करने के लिए वो IQI लगाया जाता है। हमें कैसे पता चलेगा कि वो RT फिल्म बराबर लिया है कि नहीं लिया है, वो सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्रॉपर रखा है कि नहीं रखा है, वो चीज हमें कैसे पता चलेगा। यहाँ पे होता है ना, मैं आपको एक सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिखाता हूँ। समझो ये सोर्स है, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे नीचे एक फिल्म है, तो ये जो डिस्टेंस है सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उसको कैपिटल D बोलते हैं, इतने से ये डिस्टेंस है उसको स्मॉल d बोलते हैं, ये जो है उसको f सोर्स साइज बोलते हैं। UG इज इक्वल टू f इंटू स्मॉल d डिवाइड बाय कैपिटल D, ये रूल्स है। ये हमको UG जो है कुछ मिनिमम लिमिट से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, वरना डबल डबल दिखेगा हमारा इमेज। तो हमें कैसे पता चलेगा, कुछ थोड़ा बहुत भी डबल दिखेगा ना तो भी कभी कभी एक्सेप्ट है कि नहीं है, तो उसका सेंसिटिविटी ये फिल्म के अंदर हमको चेक करने के लिए IQI लगाया जाता है, नया कोई रॉकेट नहीं है, ठीक है। ये IQI इसी के लिए लगाया जाता है। इट इज नॉट पर्पज टू यूज द जजिंग द साइज ऑफ द एस्टेब्लिशिंग द एक्सेप्टेंस लिमिट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। भाई हम लोग ये डिसकंटिन्यूटी नहीं चेक कर रहे, अभी तो हम क्या चेक कर रहे हैं, खाली फिल्म का सेंसिटिविटी चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा इट इज नॉट पर्पस, इसका पर्पस ये नहीं है कि जज करता है फिर वो डिसकंटिन्यूटी का साइज जो है वो मतलब डिसकंटिन्यूट एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है ऐसा बोल देगा, ऐसा नहीं है, इसका मतलब ऐसा नहीं है, ठीक है। ओके, पेनेट्रामीटर इज सिंपली थिन स्ट्रिप ऑफ मेटल एंड दैट हैव सिमिलर कंपोजिशन। क्या लिखा है, सिमिलर कंपोजिशन। क्या लिखा है, सिमिलर कंपोजिशन एज द मटेरियल टू बी टेस्टेड। जनरली पेनेट्रामीटर है उसका जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी का जो सिमिलरिटी है उसी के हिसाब से वो मटेरियल का बनाया हुआ रहता है। ओके, तो पेनेट्रामीटर थिकनेस इज यूजुअली 2% ऑफ द स्पेसिमेन थिकनेस। ओके, समझो मेरे पास 100 mm थिकनेस का एक प्लेट है, तो मुझे 2 mm का थिकनेस का ये पेनेट्रामीटर लगाना पड़ेगा, इसका मतलब ये हुआ,
ठीक है, ओके। अभी मैं दूसरी तरह से समझाता हूं। The penetrometer thickness is usually 2% of the specimen thickness। पेनेट्रामीटर के अंदर हम लोगों को 2%, देखो सेंसिटिविटी हमको कितना चाहिए, 2% चाहिए। तो 2% चाहिए तो हम लोग अगर पेनेट्रामीटर ही 2% का लगा देंगे और वही पेनेट्रामीटर प्रॉपरली अगर दिख जाए तो फिर हम लोग बोल देंगे ना, यस दिस इज ओके, 2% हमारा अचीव हो गया। तो कल मैंने एक ऑफलाइन में क्वेश्चन पूछा था, 2% हमको बोला है तो 3% चलेगा कि नहीं चलेगा, और 1% चलेगा कि नहीं चलेगा। कोई बोल सकता है 1% चलेगा कि नहीं चलेगा, 3% चलेगा तो चलेगा कि नहीं चलेगा। तो 3 करके यस करो या 3 करके नो करो तो मैं समझ जाएगा 3% नहीं चलेगा। अगर 3 करके यस किया तो मैं समझेगा 3% चलेगा। सेंसिटिविटी 3% आरटी फिल्म के अंदर चलेगा कि नहीं चलेगा। 3 करके यस की बहुत सारे लोगों ने किया है भाई, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा यार। देखो 3%, अब मैं दूसरी तरह से समझाता हूं। समझो मेरा 100 mm थिकनेस है, कितना है 100 mm थिकनेस, उसमें मुझे 2% हमारा सेंसिटिविटी चाहिए। इसका मतलब 2 mm का डिसकंटिन्यूटी मुझे मिनिमम दिखना चाहिए। 1.5 का शायद दिखे ना दिखे, नो प्रॉब्लम, लेकिन 2 mm का तो मुझे दिखना ही चाहिए। अगर मैं 3 mm बोलता हूं तो 3 mm का दिखना चाहिए, इसका मतलब तो 2 mm छूट जाएगा। इसकी वजह से ये 3 mm नहीं चलेगा, हमको 2 mm से नीचे वाला सब चलेगा। मतलब 1.5 का चलेगा, 1% वाला चलेगा, 3% नहीं चलेगा। ठीक है, 3% सेंसिटिविटी नहीं चलेगा, 2% से बिलो सेंसिटिविटी होना चाहिए। या तो 2% या 2% से बिलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लीड नंबर ऑन द पेनेट्रामीटर, पेनेट्रामीटर को पेनी भी बोलते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग जो है ना अमेरिकन लोग, उसको वो पेनी भी बोलते हैं। ठीक है, हम लोग पेनेट्रामीटर ही बोलते हैं। ठीक है, लीड नंबर ऑन द पेनेट्रामीटर पेनी यूजली इंडिकेट द थिकनेस ऑफ द पेनेट्रामीटर इन 1000 ऑफ द इंच। अभी यहाँ पे लीड नंबर 2 लगाया हुआ है, तो 2 डिवाइड बाय 1000 करना है। कितना करना है, 1000, वो इंच में बोलेगा वो, तो 0.002 इंच। तो इतना इंच का वो थिकनेस है ये पेनेट्रामीटर का। कितना थिकनेस है, 2। यहां पे जो भी नंबरिंग सिस्टम दिया गया है उससे डिवाइड बाय 1000 करना है, तो उतना उसका थिकनेस है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन विथ विल वेरीज, कहां गया भाई सभी, हाँ। तो आइडेंटिफिकेशन विल वेरी डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द पेनेट्रामीटर। एएसटीएम हो, एएसएमई हो, डीन स्टैंडर्ड हो, या मिलिट्री स्टैंडर्ड हो, या दूसरा कोई भी स्टैंडर्ड हो, पिनाकिन स्टैंडर्ड हो, जापानी स्टैंडर्ड हो, या ब्रिटिश स्टैंडर्ड बीएससीएन स्टैंडर्ड हो, कोई भी स्टैंडर्ड हो, सबका अपना अपना आइडेंटिफिकेशन अपने अपने हिसाब से सब लोगों ने अपने कुल्ले टिके हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिया ही पीछे थोड़ा है, हम लोग आगे हो जाएंगे, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं। The showing below 3 holes are drilled into the penny। देखो 3 हॉल यहाँ पे ड्रिलिंग किया जाता है मेरे भाई। पहला हॉल, दूसरा छोटा हॉल, इससे थोड़ा बड़ा हॉल, इसको बोलते हैं 2T हॉल। बीच वाले को बोलते हैं खाली 1T हॉल, और लास्ट वाला थोड़ा बड़ा हॉल है उसको बोलते हैं 4T हॉल। ठीक है, ये 3 हॉल यहाँ पे रहता है, और तीनों हॉल का मैंने यहाँ लिखा है। सबसे लास्ट वाला जो मोटा है उसको 4T बोलते हैं, बीच वाले को 1T बोलते हैं, और सबसे लास्ट वाले को 2T बोलते हैं। अगर मेरा 2% सेंसिटिविटी चाहिए, यहाँ पे लिखा है ना कि भाई 2% सेंसिटिविटी है, तो वो 2% सेंसिटिविटी के लिए मुझे 2T हॉल तो कंपलसरी दिखना ही चाहिए। ये फंडा माइंड में घुसा लो। ओके, इसका सिलेक्शन है वो मैं आगे समझाएगा। वायर टाइप जैसा किया ना, उसी के आगे एक वायर का एक लाइन था और कुछ नहीं था। ठीक है, आगे मैं समझाता हूं धीरे धीरे। लीड नंबर ऑन द पेनेट्रामीटर, ये तो समझा दिया। आइडेंटिफिकेशन वेरीज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ पेनेट्रामीटर, ये सब लोगों ने ठिकाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। एज शोन बिलो 3 holes are drilled into the penetrometer, the diameter which are specifically 4 डाया है, 1 डाया है एंड 2 डाया है, टाइम्स ऑफ द थिकनेस ऑफ द पेनेट्रामीटर। थिकनेस समझो मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, तो 2 डिवाइड बाय, इसका कितना पेनेट्रामीटर का थिकनेस था, 2 डिवाइड बाय 1000 करेंगे, उतना इंच का वो पेनेट्रामीटर का थिकनेस था। राइट, कोई लिख सकता है 0.002 इंच। ठीक है, अभी ये वॉल जो है ना वो यहाँ पे ये 2T होगा, मतलब 2 इंटू, अब इसको मैं यहाँ पे इसका थिकनेस बोलूं 2 इंटू 0.002, तो यहाँ पे बनेगा 0.002 दूने 4। ठीक है, यहाँ पे इसका थिकनेस इतना इंच होगा ये हॉल का।
थिकनेस समझो, डायमीटर समझो, जो भी समझो, ठीक है। इसका इतना होगा, ये 1t, तो यहाँ पे तो इतना ही बनेगा 0.002 इंच, ठीक है। यहाँ पे ये बनेगा 4 इंटू 4 दूने 8, मतलब इसको इंटू 4 करना है तब जाके ये बनेगा, मतलब 0.008, ठीक है, इंच, सभी में इंच में। तो ऐसा बनेगा मेरे भाई, नया कोई रॉकेट नहीं है। यहाँ पे ऐसा लिखा है 3 holes are drilled into the penetrometer, diameter of which respect to 4, 1 or 2 times of the thickness of the penetrometer। तो पेनेट्रोमीटर यहाँ पे 2 है, तो पेनेट्रोमीटर का थिकनेस इतना हुआ, तो ये होल का जो थिकनेस समझो या डायमीटर समझो, जो भी समझो, उसका कितना हुआ, इसको उतना टाइम करना है। 2t है तो उसको 2 करना है, 1t है तो 1 तो खुद है ही, और 4t है तो उसको 4 से गुनना है, ठीक है। नया कोई रॉकेट साइंस नहीं है मेरे भाई। यस, लिखा है, देखो फरीद ख्वाजा सर ने लिखा है 2t इज द ट्वाइस द थिकनेस ऑफ मटेरियल। यस डेफिनेटली, और 4t मतलब 4 टाइम थिकनेस ऑफ द हमारा पेनेट्रोमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहां पहुंचे थे, हाँ यहाँ पे, द अबव पेनेट्रोमीटर इज मिलिट्री स्टैंडर्ड टाइप विथ 2.0 इंच एक्चुअली रिप्रेजेंट द थिकनेस ऑफ द पार्ट विच आर इंटेंडेड 2 इंच, मतलब ये 2 इंच जो पार्ट है उसका वो दिखाता है। और यहाँ पे एफी लिखा है, देखो एफी, एफी इंडिकेट्स, यहाँ मेरा गलती हुआ है, मुझे कैपिटल एफी डालना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा थोड़ा बहुत आपको भी समझना है। एफी इंडिकेट्स द स्टील पेनेट्रोमीटर मटेरियल, ये एफई जो है स्टील का पेनेट्रोमीटर है, मतलब ये मटेरियल 1 वाला सिस्टम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ASTM एंड ASME पैरामीटर्स हैव आइडेंटिफिकेशन नंबर। देखो ASTM एंड ASME, सबसे पहले बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, साला ASME है क्या, ASTM क्या है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग मटेरियल, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग और AWA अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी, ठीक है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट, अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी। अभी देखो सबसे पहले भाई मेरे भाई, सबसे पहले है ना PhD हुआ, सबसे पहले ASTM बना। याद रखो, आप माइंड में समझना है ASTM, AWS और ASME क्या है। अगर समझना है तो याद कर लो कि सबसे पहले एक कॉलेज था, कैम्ब्रिज समझो, या अमेरिका का कोई बड़ा कंपनी ऐसा समझो, या बहुत सारे लोग थे उसमें, बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, सभी लोगों को एक एक मटेरियल दे दिया गया, भाई तू इसमें PhD कर, भाई तू इसमें PhD कर, या तो इंटरेस्ट के हिसाब से सब लोग ने PhD किया। सभी PhD को ASTM के अंदर बिठा दिया गया पार्ट वाइज। फिर क्या किया, ASTM ने बराबर चकाचक पूरा बुक बना लिया कि अगर मैं कार्बन स्टील 516 ग्रेड 70 सॉरी A516 ग्रेड 70 उसमें PhD हुआ, और PhD के हिसाब से इसका पूरा का पूरा पेजेज एक ASTM के अंदर बिठाया दिया गया, A516 ग्रेड 70 ऐसा बनाया दिया गया। अभी क्या हुआ, इसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, मटेरियल का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इंपैक्ट कैसा वो बिहेव करेगा, और उसके बाद बेंड में कैसा वो बिहेव करेगा, इसके बाद उसका मेटेलिक प्रॉपर्टी में वो मैग्नेटिज्म जो है वो कैसा इफेक्ट करे, प्लास्टिसिटी कैसा इफेक्ट करेगा, मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जी देखा है ना आपने, इसमें ये पूरा का पूरा PhD ASTM में घुसा दिया गया। अभी क्या हुआ, ASTM को भाई साहब ASME मार्केट में एंट्री किया, मार्केट में एंट्री करने के बाद ASME बोला भाई देख ASTM तू चला रहा, मुझे तुम्हारा पूरा का पूरा स्टैंडर्ड एडॉप्ट करना है, तो तुम मुझे दे दे, मैं तुमको पैसा देता हूं। तो भाई साहब उसने भाई बड़ा पैसा दिया, खिलाया खुलाया जो भी किया, और ASME ने एडॉप्ट कर लिया। अभी ASME क्या करेगा, ASME उसने एडॉप्ट किया तब बहुत सारे एग्रीमेंट किए, तो इसके लिए ASTM ASME का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ASME ASTM का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग मटेरियल है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, दोनों अलग अलग चीज है। अभी क्या हुआ, मैं आपको फिलर की बात करूं तो सबसे पहले AWS के अंदर फिलर था, ठीक है, फिलर मटेरियल, वेल्डिंग मटेरियल 7018 वो सब चीज था ना, वो AWS के पास था, वो AWS से भी ASME ने एडॉप्ट करके उसका बना लिया ASME सेक्शन 2C ऐसा बना लिया, ठीक है। फिर उसका एक कोड हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है। ऐसा है, नया कोई रॉकेट नहीं है, ये एक दूसरे के ब्रदर ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ASME अभी देखो SA516 ग्रेड 70 वो हो गया, अगर आगे ऐसे लगा है तो वो ASME का है, अगर खाली ए लगा है खाली A516 ग्रेड 70, दोनों भाई साहब एक ही है, एक ने ए लगाया है एक ने ऐसे लगाया है, नया कोई रॉकेट नहीं, आप देख लो,
ऐसा आता है ना, बहुत सारे लोगों ने मार्केट में देखा होगा, पाइपिंग का ड्राइंग है, इसमें A106 और SA106 ऐसा देखा होगा, किसी ने देखा है ऐसा? हाँ भाई बोलो, आंसर दो भाई, चैट बॉक्स में आंसर दो, ऐसा देखा है? A106 या SA106, ऐसा दोनों टाइप का आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ए लिखा है तो ASTM के कंस्ट्रक्शन कोड के हिसाब से है, और ऐसे लिखा है तो ASME के कंस्ट्रक्शन के कोड के हिसाब से। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। ASME and ASTM, ASTM and ASME parameters have a identical number, उसका सेम आइडेंटिकल नंबर है। तो यहाँ पे ये जो आइडेंटिकल नंबर है उसका सेम है। दैट रिप्रेजेंट द थिकनेस ऑफ द पेनेट्रामीटर, ये पेनेट्रामीटर का थिकनेस दिखाता है। कैसा? अगर 5 है तो 5 डिवाइड बाई 1000 करना है, इज इक्वल टू 0.005 इंच में। तो यहाँ पे ऊपर लिखा ही है, देखो आप यहाँ पे है ऐसा। The number 5 represent the thousand of the inch. Therefore, the actual thickness of the penny is 0.005. 0.005 is represent the 2% of the 1/4 part of X-rays. 2% 1/4 part of X-rays, ये जो रिप्रेजेंट करता है हमारा 1/4 पार्ट जो है, उतना एक्सरेज उसको एब्जॉर्प्शन वगैरह प्रेजेंट करेगा। ओके, यहाँ पे देखो ये लिखा है ना 0.005 इंच। आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन डायमीटर ऑफ होल perceptible on the radiograph, the quality level of equivalent sensitivity can be determined in shown below. तो ये टेबल में यहाँ पे सेंसिटिविटी दिखाएगा, इक्विवेलेंट सेंसिटिविटी, क्वालिटी लेवल, पेनी और परसेंटेज परसेप्सिबल, और ठीक है यहाँ पे ऐसा बहुत सारे दिखाए गए हैं। ओके, सेंसिटिविटी स्टैंडर्ड। तो सेंसिटिविटी स्टैंडर्ड क्या है? सबसे पहले सेंसिटिविटी स्टैंडर्ड ये है कि इफ द स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड दैट द रेडियोग्राफ हैव अ सेंसिटिविटी 2%, दिस वुड मींस द थिकनेस ऑफ द पेनेट्रामीटर मस्ट बी 2% और लेस द थिनेस्ट सेक्शन ऑफ द स्पेसिमेन बीइंग रेडियोग्राफ। इसका मतलब ये हुआ कि समझो आपका IQI में 2% सेंसिटिविटी का मीनिंग ये है कि उसके नीचे का थिकनेस का जो है वो नहीं करेगा तो चलेगा, लेकिन 2% तक तो चलना ही है, आपको करना ही है। समझो मैं 200 mm थिकनेस है, कितना है 200 mm थिकनेस, अगर मेरा 2% सेंसिटिविटी है तो 200 mm का 2% कितना है हुआ 4 mm। तो 4 mm के नीचे का डिसकंटिन्यूटी है वो नहीं दिखाएगा आपका रेडियोग्राफ के अंदर। अगर 4 mm से ऊपर का कोई भी डिसकंटिन्यूटी है वो दिखाएगा। समझने के लिए थोड़ा अजीब लगेगा आपको, लेकिन यस यही फैक्ट है। ठीक है, furthermore in the analysis of the radiograph the image of the penetrometer must, क्या लिखा है, must clearly show 2T hole। आपको 2T hole दिखना ही चाहिए, क्योंकि आपका 2% रेडियोग्राफी जो है वो उसका सेंसिटिविटी है, तो 2% नहीं दिखेगा तो कांड हो जाएगा, याद रखो। आगे बढ़ते हैं। as shown below, if the radiograph has a 2T sensitivity, it can be reasonably considered that the void or discontinuity of the same diameter would be detected in viewing the film। अगर 2x2T लिखा है तो 2 जो है वो तो हम समझ गए, और 2T जो है वो ये हॉल का है, तो 2T अगर हमको दिख गया तो समझो वो 2% हमने सेंसिटिविटी कवर कर लिया। ठीक है, ऐसा है, नया कोई रॉकेट नहीं है भाई। यहाँ पे देखो, आगे बढ़ते हैं। Okay, as shown below, it is generally required the material under the penetrometer be equal to the thickness of the material being radiographed। अभी देखो, याद रखो, आपका जो जनरली रिक्वायर्ड द मटेरियल अंडर द पेनेट्रामीटर, तो पेनेट्रामीटर का थिकनेस आपको मटेरियल का जितना थिकनेस है वैसा ही रहना चाहिए। अभी आप यहाँ पे ऐसा सोचेंगे कि यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो मेरे भाई यहाँ पे रेनफोर्समेंट थोड़ा है, ऊपर थोड़ा रेनफोर्समेंट है, तो ए रेनफोर्समेंट यहाँ पे उतना रेनफोर्समेंट का यहाँ पे सीम लगाया जाता है, उसको बोलते हैं सीम। सीम को लगाने के बाद सीम जो है वो उसके ऊपर पेनेट्रामीटर लगाना है आपको। होल टाइप IQI, वायर टाइप IQI है, उसके ऊपर एग्जेट लगा दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ऐसे जनरली देखो कैसे वायर टाइप आएगा, ऐसे ऐसे आएगा, राइट। इसके ऊपर ऐसा 6 वायर लगा दो। वायर टाइप IQI आपको अलाउड है वेल्ड सिम के ऊपर लगाना, लेकिन हमारा ये सिम टाइप का मतलब जो भी है होल टाइप IQI है वो यहाँ पे ही लगाना पड़ेगा, वेल्ड सिम के बाहर लगाना पड़ेगा, इसके अंदर अलाउ नहीं है। उसका रीजन क्या है मैं आपको बोल देता हूँ। समझो यहाँ पे ऐसा वॉल टाइप IQI लगाया,
यहाँ 4T वॉल है, यहाँ 1T वॉल है, यहाँ पे 2T वॉल है, ठीक है, ये 2T वॉल है। अभी क्या होगा, ये 2T वॉल के यहाँ पे आएगा, समझो यहाँ पे भी कोई 2T वॉल का एक पोरोसिटी होगा, तो यहाँ पे ये जो फिल्म है उसके अंदर देखो, यहाँ पे तो हमको काला काला दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि वो टूटी तो हमको वॉल दिखेगा, वहां पे ड्रिल वॉल है और वॉल का डेंसिटी कम है, डेंसिटी कम होने के चक्कर में फिल्म के अंदर हमको ब्लैक दिखेगा। लेकिन मटेरियल के अंदर समझो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है, तो वो भी वहां पे उसी के नीचे छुप जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। उसी की वजह से ये चीज अलाउ नहीं है। याद रखो, ऑल टाइप IQI ऑल टाइम इंटरसेक्ट एरिया से आगे ही लगाना चाहिए, इंटरसेक्ट एरिया से बाहर ही लगाना चाहिए। ये दिस इज अ ट्रू, ठीक है, आप लोगों को याद रखना है तो भी ठीक है, वरना आप आगे बढ़ते रहो। आगे बढ़ते हैं। इन सम केसेस शिम कैन बी प्लेस्ड इन अंडर द स्पेसिमेन और सॉरी पेनेट्रामीटर, तो यहाँ पे शिम भी कभी कभी लगाया जाता है, क्योंकि थिकनेस जो है उसका रेनफोर्समेंट, रूट का रेनफोर्समेंट गिनो। मैंने समझाया था ना ASME सेक्शन 8 डिवीजन 1 में ऑफलाइन वाले को समझाया था कि एक टेबल है UW 33 या 34 ऐसा करके टेबल है, 33 या 34 ऐसा टेबल है, वहां पे रेनफोर्समेंट कितना है वो भी समझाया था। उसके बाद D31.3 में भी अप टू 6 mm थिकनेस है पाइप का आपका, तो आपका रेनफोर्समेंट या रूट प्रोट्रूशन जो है वो मैक्सिमम 1.5 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर 6 से 13 है तो आपका रेनफोर्समेंट जो है, रूट का रेनफोर्समेंट, रूट प्रोट्रूशन गिनो या तो फिर रेनफोर्समेंट ऊपर का गिनो, वो आपको 3 mm से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। 13 से आपको 25 तक थिकनेस है आपका पाइप का, तो आपको 5 mm से ज्यादा आपका रेनफोर्समेंट या तो रूट प्रोट्रूशन नहीं जाना चाहिए। और अबव 25 mm है तो आपको कितना नहीं जाना चाहिए, 6 mm के 8 mm, कोई बोल सकता है भाई, ऑफलाइन वाले कोई बोल सकता है? अप टू 25 mm से ऊपर जब रहेगा तब 8 mm से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, या 6 mm से। कोई बोल सकता है, कोई लिख सकता है? किसी को नहीं लिखना है। देखो मतलब आप लोग हमारा पुराना लॉकडाउन हो या फिर अभी रिसेंटली जो सेशन किया हो वो नहीं देखा गया है। याद रखो, आपको 6 mm से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ये आप याद रखिए, ठीक है। तो ये थिकनेस का ASME B31.3 का लिमिट है। आपका पाइप का थिकनेस अप टू 6 mm है, 1.5 से ज्यादा, ठीक है, वो रेनफोर्समेंट नहीं चढ़ना चाहिए। अगर चढ़ गया तो आपको NCR भी डाल सकते हैं, अगर चढ़ गया तो आपको ग्राइंडिंग से निकालना पड़ेगा और वहां पे हार्डनेस चेक करना पड़ेगा, बहुत सारे मगजमारी है, वो सब चीज अलग मैटर है, ठीक है। वो NCR आएगा तो हम लोग उसका बात डेप्थ में करेंगे। आगे बढ़ते हैं। Unless otherwise allowed, the penny should be always be placed in source side। देखो penny all time कहां पे लिखा है? सोर्स साइड। तो आपको कोई भी IQI है ऑल टाइम सोर्स साइड ही लगाना है, याद रखो। हाँ, अगर कुछ भी चांस नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ही आपको ऐसा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फिल्म साइड, बाकी तो आपको सोर्स साइड ही लगाना है, ठीक है। लेकिन फिर भी वो क्या टेक्नीशियन क्या जानबूझ के करेगा फिल्म साइड लगाने का, और एफ भी नहीं लगाएगा और बोलेगा हमने सोर्स साइड लगाया है, ठीक है। It should also be noted that with the some type of penetrometer 1T, 2T and 4T hole do not change the diameter below the certain thickness specimen। आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, penetrometer are always available in other type, however the flat type this almost common इन यूनाइटेड स्टेट, इसमें वहां पे यूनाइटेड स्टेट में ये चीज फ्लैट टाइप का कॉमन अभी मार्केट में चल रहा है, हमारा इंडिया का मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। द वायर टाइप IQI यूरोपियन इमेज, वायर टाइप IQI जो है यूरोपियन इमेज क्वालिटी इंडिकेटर विच कंसिस्ट द वेरियस थिकनेस ऑफ द वायर आर माउंटेड इन प्लेस ऑन द स्पेसिमेन। आपको देखो वायर टाइप IQI का ये पूरा का पूरा मैंने बात समझा दिया है। वायर टाइप IQI में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको कंफ्यूजन IQI जो है वॉल टाइप में ही होगा, तो वो मैं धीरे धीरे समझाएगा। The smallest wire which can be observed in indication of the sensitivity। तो smallest जो वायर है वायर टाइप में, वो उसका सेंसिटिविटी अच्छा है, वो दिखाता है। मैं आपको बोला 6 नंबर का वायर दिखना चाहिए, लेकिन दिख गया 3 नंबर का भी, तो इसका मतलब वेल एंड गुड, इट्स वेरी गुड, सेंसिटिविटी और अच्छा मिला हमको। The sensitivity judging the minimum thickness in which wall can be observed, beads made still and arranged in increasing diameter can be placed in specimen in shown sensitivity। smallest bead
विजिबल इंडिकेट द सेंसिटिविटी। तो यहाँ पे सेंसिटिविटी का भी फंडा क्लियर हो गया। फिल्टर की बात करते हैं तो भाई फिल्टर अभी कर लेंगे, अभी मैं थक गया हूं। अभी आशा करता हूं आप लोगों को बहुत ये समझ में आया होगा। वायर टाइप IQI, ऑल टाइप IQI पूरा पूरा डेप्थ में समझ में आया होगा। बहुत डेप्थ है लेकिन समझो तो वेरी इजी भी है, नया कोई रॉकेट नहीं है। और कैसे IQI सिलेक्ट करना है वो भी आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसमें नया कोई रॉकेट नहीं है, ये टेबल ही आपको फॉलो करना है। ठीक है, ये टेबल जो है वो पूरा का पूरा आप टेबल फॉलो करेंगे, ऑटोमेटिकली पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा। समझो मेरा 200 mm थिकनेस है तो मुझे कौन सा 17 नंबर का वायर दिखना चाहिए, तो 17 नंबर ABCD सेट में कौन किस में आता है वो देख लेने का। तो 17 नंबर जो है वो ए सेट में आएगा, सेट डी में, तो आपको सेट डी यूज करना है। ऊपर से उसमें 1 2 3 4 5 वायर मिनिमम दिखना चाहिए। 16 नंबर दिखेगा तो वेल एंड गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है कि छोटा उसके और छोटा थिकनेस वाला भी दिख गया, इसका मतलब सेंसिटिविटी रेडियोग्राफर ने बहुत अच्छा काम किया। आगे बढ़ते हैं तो ये सब चीजें अगर सोर्स साइड लगाया तो, लेकिन अगर फिल्म साइड लगाया है तो 16 नंबर का भी दिखना चाहिए, वो दिस इज द कंपलसरी रूल्स। ठीक है, ओके अभी बात करते हैं वायर टाइप IQI की। तो वायर टाइप IQI है वो यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, 12 15 17 20 25 30 35 40 50 60 80 100 120 160 और 200 इतने टाइप के हैं। और वायर टाइप में इतना मगजमारी नहीं है, सेट ए सेट बी सेट सी सेट डी खलास। लेकिन वायर ऑल टाइप IQI में बहुत सारे हैं, इसका एक एक में हम लोग डेप्थ समझेंगे तब आपको पता। इतना ही नहीं है, मैं आपको यहाँ पे शायद टेबल लगाया है कि नहीं लगाया पता नहीं, लगाया है, यस लगाया है ना मैंने। यहाँ पे देखो 5 7 10 12 15 17 20 25 30 इतने टाइप के वायर टाइप IQI है। तो इसी की वजह से आप ऐसा समझो वायर टाइप IQI सॉरी ऑल टाइप IQI इतने सारे हैं और वो मार्केट में आजकल कम यूज होते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं आप लोगों को ये सब चीज समझ में आया होगा और हम लोग यहाँ पे सेशन को क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच। देखो अभी क्या है, आपका क्वेश्चन ऐसा है कि ये टेबल नंबर 2 जो है वायर डायमीटर टॉलरेंस है वो किसके लिए दिया गया है। तो भाई सेट ए सेट बी सेट सी एंड सेट डी, जब कोई भी मैन्युफैक्चरर अपना मैन्युफैक्चरिंग करेगा वो IQI बनाने के टाइम पे, तो उसका थिकनेस अप एंड डाउन हो जाएगा, राइट। कभी 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 क्या होता है, अरे हम प्रेशर वेसल बनाते हैं उसमें भी हम लोगों को 10 मीटर का बनाना था, कभी कभी 12 मीटर का बना देते हैं, कभी कभी हम लोग 10 मीटर के ऊपर 500 500 या 1 मीटर एक्स्ट्रा कर देते हैं, या तो फिर 500 100 mm एक्स्ट्रा कर देते हैं। तो उसका ये जो डायामीटर है, ये जो उसका थिकनेस है, ये पीछे की साइड में थिकनेस बोलो या डायामीटर जो भी आप समझो, ठीक है, उसका डायामीटर है, उसका लिमिट क्या होना चाहिए। समझो मैं आपको ये बोलूं कि 6 नंबर का वायर है तो 6 नंबर का थिकनेस कितना है, यहाँ पे डायमीटर कितना है 0.25 mm। तो 0.25 mm है, लेकिन ये डायमीटर टॉलरेंस जो है वो मैन्युफैक्चरर को भी दिया जाता है, यहाँ पे वायर डायमीटर है। ठीक है, अभी 0.25 ये इसी की मैं बात करता हूं, तो ये इसमें आता है। ये देखो 0.125, देखो ये क्या लिखा है आपको शायद ना दिखे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 125 लेस देन डी लेस देन और इज इक्वल टू 0.25 ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये लेस देन और इक्वल टू 25 मतलब 6 नंबर का वायर इसमें आएगा, 6 नंबर का। अभी 6 नंबर का डायामीटर इतना इसमें आया, राइट। अभी ये जो है उसका टॉलरेंस डायमीटर का है प्लस और माइनस इतना है, मतलब अगर मेरा 0.25 mm का डायामीटर है तो या तो प्लस 0.005 हो सकता है, या तो फिर 0.25 का 0.005 माइनस हो सकता है। अगर इसका आप प्लस करेंगे तो 0.255 का भी डायमीटर शायद हो सकता है, या तो फिर आप यहाँ पे माइनस करेंगे, सॉरी आपने प्लस किया ना, इसमें प्लस किया इसमें माइनस करना है, तो यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 0 आया। तो ये दोनों के बीच में कुछ भी हो सकता है, डायमीटर एग्जैक्टली 0.25 होना ऐसा जरूरी नहीं है, ये एक लिमिट है, प्लस और माइनस का लिमिट है। ठीक है, नया कोई रॉकेट नहीं है, डोंट वरी। तो ऐसे सबका दिया गया है, समझो ये मैं यहाँ पे 4.06 का समझाऊं, 4.06, तो 4.06 इसमें आएगा, 4 लेस देन डी, मतलब यहाँ पे 4.06 है, ठीक है, 4.06 है, राइट, ये 06 है, और लेस देन और इक्वल टू 8, इक्वल टू 8। तो यहाँ पे ये जो लास्ट वाला है वो लिमिट आया
तो अभी मैं यहाँ पे बात करता हूँ, इसका लिमिट 0.05 है, तो अभी 4.06 का डायामीटर है, 0. सॉरी, ये 4.06 वो प्लस और माइनस 0.05, तो 0.05 हो सकता है, या तो 4.06 का माइनस 0.05 हो सकता है। ठीक है, अगर ये कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 4.0 गलती हुआ यहाँ पे, ऐसा हो जाएगा 4.11 भी हो सकता है, और या तो यहाँ पे आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 1, 0 और 4, तो 4.01। तो ये डायमीटर का ये लिमिट हो गया, इसके बीच में ही मैन्युफैक्चरर को ये डायमीटर वाला बनाना है, अदरवाइज प्रॉब्लम क्या होगा, आपका वो 18 नंबर नहीं गिना जाएगा। ठीक है, डायमीटर थिकनेस का रेंज है ये मैन्युफैक्चरर के लिए है, हमारे लिए तो हम बोल सकते हैं यस हमारे लिए भी है, अगर हमारे पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है कि वो उसका डायमीटर चेक कर सके ऐसा छोटा सा, तो फिर हम लोगों को भी ये काम आएगा। बहुत सारे, जब ये सब चीज कहाँ पे होता है पता है, जो लोग मास प्रोडक्टर है, वायर टाइप, होल टाइप, IQI के, उस टाइम पे उसका इंस्पेक्शन जब होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, उस टाइम पे ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ये डायमीटर टॉलरेंस लिमिट। ठीक है, आशा करता हूं ये आपको ये बात समझ में आया होगा, राइट? हेलो। एआई करता है इस टाइम में क्या? जो इंस्पेक्टर होता है बिल्डिंग वो करता देखो, है? आपका क्वेश्चन है स्पॉट आरटी का, राइट? स्पॉट आरटी में स्पॉट कौन डिसाइड करता है? तो सबसे पहले आपको आपका कंपनी का प्रोसीजर देखना पड़ेगा। कंपनी के प्रोसीजर में स्पॉट जो है वो कौन डिसाइड करता है, वहां लिखा होगा कि स्पॉट इज मतलब डिसाइडेड मैन्युअल में क्या? सूटेबल बिल्डिंग इंस्पेक्टर या पाइपिंग इंस्पेक्टर, या तो वट जो भी, पाइपिंग इंस्पेक्टर तो नहीं बोलेंगे, बिल्डिंग इंस्पेक्टर या क्वालिटी इंस्पेक्टर होता है। ठीक है, जनरली, अदरवाइज इन स्कोप ऑफ द TPI, अदरवाइज क्लाइंट स्कोप, जनरली स्पॉट जो है वो क्लाइंट्स के स्कोप में रहता है। क्लाइंट खुद रिसर्च, जो जिसने आपको ऑर्डर दिया है वो बंदा करता है। ठीक है, जिसने आपको, समझो एग्जांपल के तौर पे आप L&T में काम कर रहे हैं, रिलायंस ने आपको काम दिया है, तो रिलायंस का बंदा वो स्पॉट डिसाइड करेगा कि ये स्पॉट सबसे पुअर स्पॉट आपको सिलेक्ट करना है, वो रिलायंस का बंदा आएगा, एक पूरा का पूरा आपका लॉन्ग सिम है, बहुत लंबा था, इसमें ये स्पॉट सबसे पुअर है, तो वो पुअर स्पॉट है उसका वो सिलेक्शन करेगा और बोलेगा इसी में स्टैम्प मारो और इसी का आप आरटी सिलेक्ट करो स्पॉट आरटी में। ठीक है, ओके, ये बात हो गया। समझो रिलायंस का बंदा नहीं आया, भाई वो बड़ा आदमी है, वो नहीं आएगा, वो ऐसा करेगा, वो क्या करेगा, उसका एक थर्ड पार्टी हायर करेगा, वो थर्ड पार्टी को आपके पास बिठा देगा, रिलायंस वाला आएगा भी नहीं, वो थर्ड पार्टी है, जैसे बहुत सारे आजकल कंपनी है ना मार्केट में, वो सब चीज कंपनी का एक TPI आएगा आपके पास, और वो रिप्रेजेंट किसको करेगा, रिलायंस को ही रिप्रेजेंट करेगा, तो वो TPI स्पॉट सिलेक्ट करेगा। ठीक है, वो TPI करेगा, लेकिन सर समझो इन केस TPI में। है, हाँ। TPI है, वो आपको फोन में ही बोल दिया अरे भाई तू कर लेना, तब तो आपके स्कोप में है, तब आप कर लीजिए, लेकिन आपको भी ट्राई कैसा करना है, एकदम पुअर स्पॉट सिलेक्ट करना है, पुअर क्वालिटी वाला जो आपको लगता है वो स्पॉट सिलेक्ट करना है। ओके, अभी दूसरी बात, अभी रही बात TPI ने सिलेक्ट किया, तो सर वो स्पॉट नहीं, वो चेक करो ना, ऐसा नहीं है, TPI जो बोलता है वो आपको करना चाहिए। दूसरी बात, TPI नहीं करता है तो आप करना चाहिए, अगर आप नहीं करता है तब तो वो रेडियोग्राफर है या प्रोडक्शन इंजीनियर, उसको तो पता है यहाँ पे बिल्डिंग अच्छा मारा है, वो इससे सिलेक्ट कर लो, पास करवा लो, खलास। समझे आप? इसके लिए यहाँ पे बहुत अलीबाबा होता है, और मैं लिटरली देखा हुआ है, मैंने भी ऐसा करवाया है, स्पॉट हमारे हिसाब से नहीं गया है, हम जो बोले थे ये स्पॉट लेना है, लेकिन बीच वाले जो लोग रहते हैं ना, वो लोग ऐसा करते हैं, दूसरा ही स्पॉट मार देते हैं, हमको पता चलता है, हम लोग खड़े खड़े रह के UT भी करवाते हैं, और कभी कभी हमारे सामने RT भी करवाते हैं। अभी आप सोचेंगे RT मतलब लो लो कैमरा से दिन में करवाएंगे, वहां पे फिल्म चिपकवा के करवाएंगे, समझे, फिर उसको पकड़ेंगे कि मैंने तुमको ये बोला था और तुमने तो अलग स्पॉट ले लिया, नहीं चलेगा, तब पूरा का पूरा स्पॉट भी लेना पड़ सकता है, वो पेनल्टी उसके ऊपर है, वो TPI का आपका मिसअंडरस्टैंडिंग कैसा है और अंडरस्टैंडिंग कैसा है उसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, वो नया कोई रॉकेट सर नहीं है, लेकिन जनरली TPI के ऊपर आपको ठोकना चाहिए, आपको करना नहीं चाहिए। सर पर बट इस केस में तो ये इन्वॉल्व होता है ना